Good morning everyone, you all are welcomed again in the next video related to your paper 2. This video is related to your monthly vision magazine. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज फॉर बीइंग लेट. एक्चुअली ये आपकी मार्च के मंथ की मैगज़ीन है जो कि 25 अप्रैल को आई थी. तो ये वीडियो जो है आपकी ये मई में आ जानी चाहिए थी. ठीक है, बट हेयर आई एम ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज़ लेट क्योंकि इंस्टीट्यूट में कुछ और वर्क था रिलेटेड टू योर टेस्ट सीरीज़. आपके बाकी के जो इनिशिएटिव्स यूट्यूब पे आ रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मोमेंट पे, इसलिए हमने थोड़ा इसको बाद के लिए रख दिया. ठीक है, तो आई अपोलोजाइज़ फॉर दैट. ठीक है, आज के लेक्चर में हम आपकी फॉर द नेक्स्ट 2 to 2.5 आवर्स तक, यूजुअली हमारा यही ड्यूरेशन रहता है विजन की वीडियो का पूरे मंथ के करंट अफेयर्स के लिए, स्पेसिफिकली फॉर योर पेपर 2. ठीक है, तो आपको नेक्स्ट 2 to 2.5 आवर्स तक यहाँ पे बने रहना है वीडियो में, है ना. ये आपकी मार्च की मैगज़ीन है. ठीक है, चलो, तो इसमें जो टॉपिक्स हम कवर अप करने वाले हैं दे आर लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड. ये टॉपिक आपका स्टैटिक पोर्शन में भी आपने पढ़ रखा होगा, तो मैं इसे पूरा इन डिटेल में ले जाके एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मेन पॉइंट्स आपको समझा दूंगी यहाँ से. ठीक है, देन कम्स द फूड सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया. ब्रीफली देख लेंगे इसको ऊपर से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है. देन CAPF बिल, येस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको देखेंगे. देन कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट ब्रीफली देखेंगे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट मिलता है तो लेट्स सी. फिर आती है आपकी सुजल गांव आईडी. ये है वैल्यू एडिशन का पॉइंट. ठीक है, सुजल गांव आईडी का ये वाटर रिसोर्सेज को ट्रैक करने के लिए. वाटर रिसोर्सेज आजकल UPSC के एग्जामिनर का फेवरेट सा हो रखा है ना. बैक टू बैक क्वेश्चंस आपके CSE के प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं, CAPF में देखने को मिलते हैं. देन कम्स इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें ईरान एंड US वॉर. ठीक है, ये टॉपिक आप काफ़ी टाइम से सुन रहे होंगे. देन कम्स एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, अफगानिस्तान पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट. ठीक है, देन कुछ और वैल्यू एडिशन की चीज़ें आती है जैसे ग्लोब नेटवर्क देखेंगे, दिस इज रिलेटेड टू योर करप्शन. एंड देन रेजिना डायलॉग. फिर आता है आपका भारत औद्योगिक विकास योजना. ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और या फिर मैं ये कहूँ कि आपके जो इंडस्ट्रियल हब्स होते हैं उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ज़रूर रेडी करना. डिजिटल इंडिया, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एग्जामिनर पूछ रहा है. देन कम्स फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इंपॉर्टेंट है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के पर्सपेक्टिव से. देन कम्स सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, सेमीकंडक्टर्स हो गए आपके, क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हो गए. इनके ऊपर क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट है. सिविल सर्विसेज के प्री में क्वेश्चन आया भी है. ठीक है, आगे देखो. फिर आता है आपका ये स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स. आपको पता होने चाहिए, आप इंडिया की ऑयल डॉक्ट्रिन के बारे में, सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के बारे में अगर कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो यू शुड नो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लोकेशंस. ठीक है, नेक्स्ट कम्स ये नहीं है यहाँ पे, रोल ऑफ MSMEs इन डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया. थोड़ा बहुत हम वैल्यू एडिशन के लिए इसको देखेंगे. देन कम्स सिप्रीस रिपोर्ट, येस. देन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इंडिया की 18th पोजीशन है. फर्स्ट कौन आया होगा, कमेंट सेक्शन में मुझे नीचे बताना कि फर्स्ट कौन आया होगा यहाँ पे. ठीक है, फिर आता है आपका इंडिया के अपडेटेड NDCs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, देन कम्स मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, पढ़ेंगे हम, अगेन वाटर रिलेटेड टॉपिक है. रिट्रीटिंग ऑफ ग्लेशियर्स मैंने आपका स्टैटिक पोर्शन में जो आपका युद्धाभ्यास बैच है वहाँ पर भी करवाया हुआ है. देन कम्स पैसिव यूथनेशिया, करंट अफेयर्स का टॉपिक, SC की जजमेंट है ना, हिमांशु राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. देन कम्स ट्रांसजेंडर पर्सन्स राइट्स, चाइल्ड अडॉप्शन, AI एंड की टू सॉल्विंग एजुकेशनल चैलेंजेस इन इंडिया, इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन, अनदर इम्पॉर्टेंट स्कीम. देन फूड फोर्टिफिकेशन इन इंडिया. ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत हम वैल्यू एडिशन के लिए वर्ल्ड ओबेसिटी एटलास को देख लेंगे, देखते हैं इसमें क्या होता है. बाकी ये ना छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हैं, देखो जैसे गर्भिणी हो गया, कवच हो गया, V2X हो गया. ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये पेपर 2 में वैल्यू एडिशन के तौर पर काम आती हैं, लेकिन मैं इन्हें मैगजीन के थ्रू आपको इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि ये चीज़ें आपने अपने 1 लाइनर करंट अफेयर्स में, जो आपका पेपर 1 का करंट अफेयर्स का सेक्शन है, वहाँ पे कवर अप कर लिया होगा. तो वहाँ पढ़ लिया है तो यहाँ उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. वहीं से रिवाइज करके पेपर 2 में बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ कहाँ पर आपको लिखनी है. ठीक है, आगे देखो, ज्ञान भारतम नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट सर्वे, नेशनल सिक्योरिटी, AI एंड एथिक्स. क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलो अब हम एक एक करके टॉपिक्स को देखते हैं. सबसे पहला टॉपिक आता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड. पढ़ा हुआ है आपने पॉलिटी में ऑलरेडी, इसको काफ़ी बार पढ़ा होगा, इससे पहले भी आपने पेपर 2 के लिए इसको बहुत बार प्रिपेयर किया होगा. शॉर्ट में देख लेते हैं हम. देखो,
न्यूज़ आपकी यही है कि गुजरात बिकेम द सेकेंड इंडियन स्टेट आफ्टर उत्तराखंड टू पास अ यूसीसी बिल। ठीक है, याद रखना है आपको ये। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44 अंडर डीपीएसपी। ठीक है, यूसीसी की डेफिनेशन याद रखनी है यहाँ से। एम्स टू रिप्लेस डाइवर्स पर्सनल लॉज गवर्निंग मैरिज, ये वर्ड्स, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन एंड सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस with a common secular legal framework to promote equality, national integration and gender justice। ठीक है, आगे देखो, currently different religious communities in India follow separate personal laws। यहाँ पे जो आपकी हिंदू पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, ये अप्लाई होते हैं हिंदूज़ पे, बुद्धिस्ट पे, जैन पे एंड सिख पे। बाकी इसके अलावा जो रिलीजन हैं दे हैव देयर पर्सनल लॉज। उनके जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज खुद के हैं, क्रिश्चियन पर्सनल लॉज हैं, पारसी पर्सनल लॉज हैं। तो अब तक ये जो आपके 4 to 5 मैटर्स हैं, ठीक है, मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस, ठीक है, ये जो आपके 5 मैटर्स हैं ये रिलीजन के खुद के पर्सनल लॉज से क्या होते हैं, गाइड किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ये आता है कि देयर शुड बी अ कॉमन लॉ थ्रू आउट द इंडिया फॉर ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज़। ठीक है, इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं और इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, अब हम वो देखेंगे, है ना। एक और चीज़ यहाँ पे देख लो जो कि आपको कंक्लूजन में बहुत हेल्प करेगी, इसको आपको कंक्लूजन में इस्तेमाल करना है। दिस इज़ योर 21st लॉ कमीशन रिपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 21st लॉ कमीशन रिपोर्ट जो कि 2018 में आई थी, इट क्लियरली सेज दैट यूसीसी इज़ नीदर नेसेसरी नॉट डिज़ायरेबल एट द स्टेज। बल्कि जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है 2022 ये कहता है टू सॉर्ट पब्लिक एंड रिलीजियस इनपुट्स ऑन यूसीसी। ठीक है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसकी जजमेंट क्या कहती है, तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्लियरली ये कहना है कि द पार्लियामेंट शुड मेक लॉज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं फेवर में है। अब हम देख लेते हैं फटाफट से आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर। अपहोल्डिंग सेक्युलरिज्म, ठीक है, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी, है ना, जैसे कि आपके यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम लॉज हैं, खास करके मुस्लिम के जो डाइवोर्स के लॉज हैं, है ना, या फिर जो इनहेरिटेंस के लॉज हैं, है ना, वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलती है। इट वुड एड्रेस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस अगेंस्ट वुमेन सच एज पॉलीगैमी इन मुस्लिम लॉ, अनइक्वल सक्सेशन राइट्स, ये तो सारे रिलीजन में है, इनहेरिटेंस रेस्ट्रिक्शंस फेस्ड बाय पारसी वुमेन हु मैरी आउटसाइड देयर कम्युनिटी। ठीक है, देन ensuring equal status by replacing religious practices with that contradict fundamental rights, the UCC guarantees equal protection under the law, aligning with Article 14 of the Constitution of India। ठीक है, then comes national integration, one nation one law के फेवर में है। ठीक है, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, ये आपका एक इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स है 1966 का, एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, तो यूसीसी आपका आएगा तो दैट विल बी इन फेवर ऑफ दीज कन्वेंशन। देन कम्स एकोमोडेटिंग यूथ एस्पिरेशंस। आज की डेट में जो यूथ है, जो जेनजी है, ठीक है, उसकी डिमांड ये है कि अलग अलग रिलीजियस जो पर्सनल लॉज हैं कहीं ना कहीं वो उन्हें मॉडर्नाइज नहीं होने दे रहे। यूसीसी आएगा तो दैट विल ब्रिंग सर्टन मॉडर्न थिंग्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्निटी, इक्वालिटी, ह्यूमैनिटी, मेकिंग द यूसीसी अलाइंड विद देयर सोशल एटीट्यूड्स एंड एस्पिरेशंस फॉर नेशन बिल्डिंग। ठीक है, दिस विल बी द केस। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देख लेते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। अच्छा, ये जो जितने भी ये केसेस होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, सारे हम याद नहीं रख सकते, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि जो लेटेस्ट वाला है हम उसको याद रखें। दैट इज़ जोश पोलो कोटिन्हो वर्सेस मारिया लुइजा वेलेंटीना, 2019 का केस है ये। आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नेम है केस का, बट कोई बात नहीं, इसको कहते हैं SC साइटेड गोवा सिविल कोड केस, इस तरीके से आप कोट कर सकते हो। प्रैक्टिकल मॉडल ऑफ यूसीसी एंड asserted दैट यूनिफॉर्म लॉ डज नॉट नेसेसरीली वायलेट द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये भी कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ज़रूरी नहीं है ना। अभी जब हम आगे आपके आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट देखेंगे तो वी विल सी, यहाँ पे पहला आर्ग्यूमेंट ही है कि इट विल बी अ थ्रेट टू रिलीजियस ऑटोनॉमी, है ना, विच इज़ ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 25 एंड 26। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली इंटरप्रेट किया है कि ज़रूरी नहीं है कि वायलेट हो, है ना। देन कम्स इम्पैक्ट ऑन मार्जिनलाइज सेक्शंस। हम भी जानते हैं कि उत्तराखंड में, इवन इन गुजरात, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है,
they have been kept outside the purview of UCC. Then comes it could be against cooperative federalism, क्योंकि जितने भी मैटर्स अभी तक हमने पढ़े, मैरिज, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, ये सब स्टेट के अंडर आते हैं, तो अगर सेंटर यूसीसी का एक कॉमन लॉ बना देगा तो स्टेट ऑटोनॉमी के लिए इट विल बी अ थ्रेट. देन कम्स सोशल अनरेस्ट. यस, ये भी एक प्रॉब्लम है ना. विदाउट कंसेंसस फ्रॉम डाइवर्स कम्युनिटीज मे लीड टू सोशल अनरेस्ट एंड रेजिस्टेंस. Then comes implementation issues. Its effective enforcement and implementation can be challenging, especially in remote or culturally conservative areas, and can also lead to an increase in legal disputes. ठीक है, चलो वे फॉरवर्ड देना है. बहुत सारे चांसेस हैं कि यूसीसी के ऊपर आपका एक आर्ग्यूमेंट आ सकता है ना. अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा मैम आ चुका है अब तो क्या ही आएगा फिर से. देखो आ सकता है, PYQ रिपीट होते हैं, ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट इसके ऊपर आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, रिपोर्ट तो मुश्किल है ना. तो वे फॉरवर्ड देख लो. देखो सबसे पहली बात तो पब्लिक अवेयरनेस होना ज़रूरी है. यूसीसी को लेके ना बहुत सारी गलत धारणाएं हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं. स्पेशली इट वुड बी अ थ्रेट टू रिलीजियस ऑटोनॉमी. बिल्कुल ही गलत है. द गवर्नमेंट शुड होल्ड नेशनल कंसल्टेशंस विद ऑल द कम्युनिटीज ऑफ फेथ. ठीक है. सेक्टोरियल रिफॉर्म्स. लॉ मेकर्स कैन फोकस ऑन यूनिफाइंग स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लॉ such as marriage, divorce and inheritance. Bring adoption and guardianship under secular frameworks like juvenile justice care. ठीक है, इसको छोड़ो. इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि अडॉप्ट हार्मोनाइजेशन मॉडल दैट परमिट्स अ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ रिलीजियस एंड सेक्युलर लॉज. जैसे इंडोनेशिया, अभी आ गया केस स्टडी. ठीक है, ऐसे ही केस स्टडीज आपको याद रखने हैं. इंडोनेशिया मेंटेन्स प्लूरलिस्टिक लीगल सिस्टम allowing religious laws to apply to Muslims while enforcing a secular civil code for interfaith issues. ठीक है, क्लियर हो गया. तो इसका एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हो, है ना. ठीक है, तो यूसीसी हो गया. अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे फूड सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया में कुछ आता है क्या. मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रिसेंटली मेजर रेगुलेटरी एंड प्रोसीजरल रिफॉर्म्स इन इंडिया. इसको रहने देते हैं, कट करते हैं. हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं. Next important topic is Central Armed Police Forces CAPF General Administration Bill 2026. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना. इट वॉज पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. बोथ द हाउसेज ने इसको पास कर दिया है. द बिल एक्ट्स एज एन ओवरआर्चिंग लॉ टू रेगुलेट द रिक्रूटमेंट. सबसे पहले देख लो क्या क्या रेगुलेट कर रहा है. रिक्रूटमेंट, डेप्यूटेशन, प्रमोशन एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज फॉर ऑफिसर्स इन CAPFs विच आर प्रेजेंटली रेगुलेटेड बाय रिस्पेक्टिव सर्विस एक्ट्स. है ना, हर एक सर्विस का अपना अपना एक एक्ट है, उससे वो रेगुलेट होती है. तो ये क्या है, दिस इज़ अ कॉमन बिल फॉर ऑल द 5 CAPFs. ठीक है, जो आपकी 5 CAPFs हैं वो यहाँ पे एक तो CISF एंड CRPF है. बॉर्डर गार्डिंग में देखा जाए तो BSF, SSB एंड ITBP, ये 3 आती है. ठीक है, आसाम राइफल और NSG इसके अंडर नहीं है. बिल स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स फॉर द डेप्यूटेशन ऑफ IPS ऑफिसर्स टू द पोस्ट्स इन CAPFs. बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल मैटर है ना. अर्लियर सुप्रीम कोर्ट इन 2025 डायरेक्टेड प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन डेप्यूटेशन ऑफ IPS ऑफिसर्स इन CAPFs टू द पोस्ट ऑफ DIG एंड IG विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years. ठीक है, ये जजमेंट आपको याद रखनी है क्योंकि ये आपको कंक्लूजन में और वे फॉरवर्ड लिखने में डायरेक्टली कोट हो सकती है. आगे देखो, पावर टू मेक रूल्स. इट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स ऑन मैटर्स रिलेटेड टू ऑफिसर्स ऑफ स्पेसिफाइड CAPFs. रूल कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, और ये अप्लाई होता है आपका 5 CAPFs पे. ठीक है, पोजीशन टू बी फिल्ड. अब ये है कंट्रोवर्सी का मैटर, ये है. ठीक है, जिसके अगेंस्ट पूरे के पूरे CAPF के ऑफिसर्स जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं. 50% ऑफ द पोस्ट इन द रैंक ऑफ IG दे आर रिजर्व्ड फॉर हुम, IPS ऑफिसर्स. मस्ट बी फिल्ड लिखा है, मस्ट बी फिल्ड बाय डेप्यूटेशन ऑफ IPS ऑफिसर्स. ठीक है, ये जो सीट्स की रिजर्वेशन है ये गलत है. A minimum of 67% of the posts in the rank of ADG, again reserved for IPS officers, and all posts in the rank of DG and special DG, again reserved for IPS officers. ठीक है, क्लियर हुआ. अगला देखो, कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट. इंडिया जस्टिस रिपोर्ट रिलीज्ड बाय इंडिया जस्टिस रिपोर्ट. It aims to assess the capacity and performance of consumer dispute redressal commissions in India. ये रिपोर्ट आपकी कहती है अबाउट द राइजिंग पेंडेंसी केसेस, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव रिड्रेसल. इसको रहने देते हैं, ये पेपर 2 के पर्सपेक्टिव में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. येस, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस इज़ योर सुजल गांव
IT, ठीक है. दिस कम्स अंडर द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति लॉन्च्ड सुजल गांव ID. ID एग्जैक्टली है क्या, ठीक है. इट इज़ अ यूनिक ID फॉर मैपिंग द रूरल पाइप्ड वाटर सप्लाई स्कीम्स को देखने के लिए, ठीक है. पर्पस इनेबल्स सोर्स टू टैप डिजिटल मैपिंग ऑफ रूरल वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर linked with Sujal Bharatam National Digital Architecture. It improves monitoring, transparency, accountability and support universal हर घर जल coverage by 2028. ठीक है ना. तो इसको याद रखना, वाटर वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. आगे देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस यहाँ से शुरू होता है आपका. फर्स्ट इज योर US ईरान वॉर. इसमें आपको सबसे पहले तो इस ऑपरेशन का नाम याद रखना है, Operation Epic Fury, which led to a prolonged conflict in the West Asian region. ठीक है. Large scale US-Israel strikes targeted Iranian military assets and Iran's top leaders, killing supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. ठीक है, ये आपको याद रखना है. Iran retaliated by targeting US military facilities in West Asian region, including Israel, and energy and civilian infrastructure in the Gulf states. ठीक है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा गल्फ जो है वो आग में जल रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, ड्राइवर्स ऑफ द कन्फ्लिक्ट क्या क्या हैं. जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, एक तो आपका इंटरेस्ट है, जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, न्यूक्लियर कंसर्न्स है और रीजनल प्रॉक्सीज हैं. ध्यान से देखो, है ना. इजराइल परमानेंटली न्यूट्रलाइज ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड डिसमेंटल द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस. ईरान लेड मिलिशियाज लेबनन, येमेन, इराक एंड सीरिया में ईरान लेड मिलिशियाज आपके मिलिटेंट्स वहाँ पे हैं टू परमानेंटली न्यूट्रलाइज ईरान्स न्यूक्लियर सिस्टम, ठीक है. तो ये आपका जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है. यूनाइटेड स्टेट्स का क्या है इसमें, मेंटेन रीजनल डोमिनेंस, है ना, ईरान के अगेंस्ट जाके. रेजीम चेंज चाहिए US को ईरान में, ठीक है. एंड एलिमिनेट ईरान एज अ स्ट्रेटेजिक थ्रेट टू US इंटरेस्ट इन द गल्फ कंट्रीज. देन कम्स जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अगेन किसके फेवर में, US के फेवर में. सिक्योर मैरीटाइम एनर्जी फ्लोज टू इंडो पैसिफिक एलीज, ठीक है. मैनेज ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, जो कि US अकेले ड्राइव करना चाहता है. एडवांस पैक्ट्स लाइक अब्राहम अकॉर्ड एंड I2U2. फिर आता है आपका न्यूक्लियर कंसर्न में, US एंड इजराइल एक्ट ऑन असेसमेंट दैट ईरान न्यूक्लियर एंड बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स आर नियरिंग टेक्निकली इरिवर्सिबल थ्रेशोल्ड्स. कॉन्ट्रावीन्ड जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन रेस्ट्रिक्शंस बाय सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग यूरेनियम एनरिचमेंट फॉलोइंग द US विड्रॉल फ्रॉम द डील. देन रीजनल प्रॉक्सीज की बात करें, इसमें भी ईरान का ही फेवर है. एक्टिवली फंड्स आर्म्स एंड ट्रेन्स रीजनल मिलिटेंट्स, जैसे कि हमास को, हिजबुल्लाह को, हौतीस को, शिती मिलिशियाज को वाया IRGC कोर्ट्स फोर्स. ठीक है, क्लियर हो गया दोनों साइड से क्यों वॉर हो रहा है. सारे डायमेंशन हमने देख लिया. आगे देखो, कॉस्ट ऑफ वॉर इन द मिडिल ईस्ट. अब इसकी कॉस्ट क्या आ रही है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है. इम्पैक्ट के तौर पे बहुत ज़रूरी है. देखो, ह्यूमन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हायर फ्यूल एंड फ्राइट कॉस्ट. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एट प्रेजेंट जो है आपकी ऑयल की एक बैरल का प्राइस जो है दैट इज़ अराउंड $109.5. क्लियर हुआ, ठीक है. फिर आता है आपका डेवलपमेंट लॉस. ईरान सफर्स द शार्पेस्ट HDI डिक्लाइन, लूजिंग 1 to 1.5 years ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. फिर आता है पोवर्टी. Rising costs risk pushing 8.8 million people across 14 countries, over 5 million in Iran alone, into poverty. फिर आता है आपका livelihoods. Gulf labor disruptions trigger immediate employment and income shocks for migrant workers and their families. फिर बाकी के देखे जाए environmental cost में देख लो तो air pollution हो गया, health crisis हो गया, है ना. मेन तो आपको ये ज़्यादा याद रखना है, ह्यूमन कॉस्ट जो है, ठीक है. मेन फोकस तो यहाँ होना चाहिए. बाकी देख लो तो एयर पोल्यूशन है, ठीक है, हेल्थ क्राइसिस हो रहा है, ठीक है, वाटर क्राइसिस हो रहा है, पोल्यूशन है, बॉम्ब्ड ऑयल, केमिकल वेपन साइट्स लीव टॉक्सिक रेसिड्यूज इन द सॉइल. ठीक है, एक ही इकोनॉमिक कॉस्ट ज़्यादा याद रखनी है ना. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 2026 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो रैंक करती है, रैंक्स आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एज मेजर फैक्टर रीशेपिंग ग्लोबल मार्केट, सप्लाई चेन्स एंड जियो पॉलिटिक्स. इकोनॉमिक्स को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला फैक्टर है फिलहाल. The Strait of Hormuz closure forced longer shipping routes and caused massive global port congestions. ठीक है, ये याद रखना है आपको. फिर stagflation, strikes and Iranian energy hubs pushed Brent crude past $110 per barrel. ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है. शिपिंग कॉस्ट आपकी बढ़ गई है. ड्राइविंग परमानेंट ग्लोबल इन्फ्लेशन. लॉजिस्टिक्स, वॉर ड्रिवन शिपिंग एंड इंश्योरेंस सरचार्जेस आर रिपलिंग
globally. Then comes supply chains. The conflict cut 33% of global helium supply, critically disrupting semiconductors, medical imaging and high-tech sectors. The conflict cut 33% of global helium supply, critically disrupting semiconductors, medical imaging and high-tech sectors. फिर देखो record high developed nation debt, ठीक है, debt could worsen with monetary tightening. Asian economies, Indonesia, Malaysia, Thailand face widening fiscal deficits. फिर आता है फूड इनसिक्योरिटी, इनपुट कॉस्ट, यूरिया फर्टिलाइजर्स का जो प्राइस है 30% ऊपर जा चुका है और सोयाबीन ऑयल जो है इट हैज़ हिट अ 2-year हाई, ठीक है. फर्टिलाइजर इम्पोर्ट कमिंग फ्रॉम मिडिल ईस्ट, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशंस डायरेक्टली हिट एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन्स, ठीक है. चलो समझ आ गए, कंसिक्वेंसेस समझ आ गए वॉर के, कहाँ कहाँ फोकस करना है क्लियर हो गया, क्या रीजंस हैं, है ना, किसको क्या फेवर्स मिल रहे हैं, सब कुछ क्लियर होना चाहिए यहाँ पर. अब देखो कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ का भी नाम याद कर लो ताकि सॉल्यूशंस में बता सको कि इन ट्रीटीज़ में से कितना पोर्शन काम का है और कितने को अपग्रेड होने की ज़रूरत है, ठीक है. इमर्जिंग फ्रॉम द कन्फ्लिक्ट. नंबर 1 यूएनएससी. यूएनएससी adopted resolution 2817/2026 condemning Iran's attack against several Gulf states. Then USCD resolution 2817 invokes Article 51 of the UN Charter affirming inherent right of individual or collective self-defense. Then UN Charter, it is there. United Nations Convention on the Law of Sea, UN clause, है ना. Part 3 established transit passage through straits used for international navigation, ठीक है. तो ये ट्रांजिट पैसेज जो है इसका कभी भी सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हम सबको पता है कि गल्फ ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ईरान ने ब्लॉक किया था, है ना. तो क्लियर ब्रीच ऑफ यूएन क्लोज, ठीक है. अब देखो, अब बात आती है इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट की. इसको हम पहले भी देख चुके हैं, हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. 50% ऑफ द ऑयल जो है इंडिया का कहाँ से आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है ना. अगर आपका ऑयल बैरल का प्राइस $1 बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट जो इंडिया के इम्पोर्ट बिल पे कितना आएगा, फॉरेक्स पे कितना आएगा, दैट विल बी अराउंड $1 to $2 million, ठीक है. सॉरी, $billion, नॉट मिलियन, है ना. फिर गैस रिलायंस आपके LPG 80 to 85% हॉर्मुज से ही आएगा. 60% LNG भी आपका वहीं से आता है. ग्लोबल फर्टिलाइजर्स का प्राइस जो है वो 40% अप हो चुका है ना. फिर 70% ऑफ द यूरिया जो है इंडिया का वहीं से आएगा और 70% ऑफ यूरिया एंड अमोनिया प्रोडक्शन कॉस्ट में भी जाता है. इंडियाज यूरिया सब्सिडी बजट से सिट्स एट, चलो खैर इसको छोड़ दो, इतना डेटा याद नहीं रहेगा, बस इसको याद रखना. यूरिया वाला याद रखना है, LPG का याद रखना है, ऑयल का याद रखना है. क्लियर, ठीक है. जियोपॉलिटिक्स. द कन्फ्लिक्ट फंक्शनली पैरालाइज्ड द मिडिल ईस्ट, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एंड कॉम्प्लिकेट्स ब्रॉडर कनेक्टिविटी प्लान्स विद ईरान एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है. तो ये आपके इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी फिलहाल क्या हैं, फंक्शनली पैरालाइज्ड हैं. सिक्योरिटी लिमिटेशंस आर देयर. इंडिया नीड्स टू बैलेंस डिप्लोमेटिक रिलेशंस किसके साथ, एक तरफ यूएस, दूसरी तरफ ईरान के साथ हिस्टोरिकल रिलेशंस एंड देन नेवल रोल, हमारे पूरे इंडियन ओशियन को प्रोटेक्ट करना. डायस्पोरा सेफ्टी. 10 to 20 मिलियन इंडियंस आर स्ट्रैंडेड इन गल्फ, ठीक है. इंडिया ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, इंडिया ने एक तो इवैक्यूएशन किया, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन की, ठीक है. एग्रीकल्चर पे देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर इनिशिएटिव, इमरजेंसी ग्लोबल प्रोक्योरमेंट प्रोटोकॉल, ठीक है. तो अभी फिलहाल हम रशिया, मोरक्को, इजिप्ट से भी ले रहे हैं. डिप्लोमेटिक चैलेंज, ठीक है, डायरेक्ट इंगेजमेंट देखने को मिला. इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड, गवर्नमेंट ने जो है, ठीक है, कितना USD $6.2 बिलियन का इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड भी मैनेज किया हुआ है एक्सटर्नल शॉक्स को और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस को देखने के लिए. क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है काफ़ी डिटेल में कवरअप कर लिया है ना, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. अगेन रिलेटेड टॉपिक है एनर्जी सिक्योरिटी एंड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी. यहाँ पे इन्होंने बताया है US Israeli strikes on Iran have escalated into wider regional confrontation with direct implications for global energy markets, calling for energy security imperative in India's foreign policy. ठीक है, इसके ऊपर हम काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं. हमने ये भी देख लिया कि ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कितने बढ़े, कितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज़्यादा है, क्या क्या इम्पेरेटिव्स हैं वॉर रिलेटेड, हम पूरा पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले आर्टिकल में, जस्ट पहले वाले में ही हमने पढ़ा, ठीक है. यहाँ पे देखो, नीड फॉर रियलाइनिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी टूवर्ड्स एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है. अब ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया का कितना
परसेंट ऑफ ऑयल, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द ऑयल जो है वो अभी भी हम इम्पोर्ट करते हैं, 50% नेचुरल गैस और 25% आपका कोल, ठीक है। दिस इम्पोर्ट डिपेंडेंस रिमेन्स जोग्राफिकली कंसेंट्रेटेड विद लार्ज शेयर ऑफ सप्लाई सोर्स्ड फ्रॉम गल्फ। ये भी हम पढ़ चुके हैं, एलपीजी हम पढ़ चुके हैं, वल्नरेबिलिटी ऑफ गैस लिंक्ड सिस्टम हम पढ़ चुके हैं, इंटरट्विन्ड नेचर ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, एनर्जी सप्लाई ये भी हमने देख लिया, ठीक है। इसको देखते हैं, इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स फॉर एनर्जी सिक्योरिटी। सबसे पहला क्या है, ISA, ये देखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। Then comes diversification of suppliers. India increased its crude oil suppliers from 27 countries in 2006-07 to around 40 countries currently. Efforts towards strategic autonomy. India continues a national interest first policy, balancing its energy imports between Russia, the Middle East and the USA. Then comes efforts towards strategic autonomy. India continues a national interest first policy, बैलेंसिंग इट्स एनर्जी इम्पोर्ट्स बिटवीन रशिया, मिडल ईस्ट एंड USA, ठीक है, ये भी हो गया। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स इंडिया कर रहा है, जैसे कि HPCL's 10-year LNG अग्रीमेंट विद ADNOC। देन इंक्रीजिंग एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन फुटप्रिंट, इंडियन PSU, ONGC विदेश लिमिटेड OVL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑयल लिमिटेड, ठीक है, ये इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इतना डिटेल में नहीं। फिर साउथ एशियन पावर ग्रिड, जैसे कि इंडिया इज़ नियर शोरिंग एनर्जी सप्लाईज अलॉन्ग विद नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के साथ, बिल्डिंग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन साउथ एशिया इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका एक्सेट्रा। देन वन मोर कंसर्न विच इज़ रिलेटेड टू मैरीटाइम सेफ्टी, ठीक है, ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। अदर स्टेप्स क्या हो सकते हैं, देखो, जब मैंने आपको ईरान एंड USA का जो आपको वॉर पढ़ाया था, उससे जो भी स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस विच आर देयर इन फ्रंट ऑफ इंडिया, उसमें कुछ सॉल्यूशंस पढ़ाए थे, जिसमें मैंने आपको रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में बताया था, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में बताया था, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के बारे में हमने पढ़ा था, व्हीकल्स के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। फिर अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी हैं, कहाँ पर, ये आपको याद रखना है, कहाँ पे, पारडूर, कहाँ पे है ये, कर्नाटक में, एंड चांदीकोल उड़ीसा में, ठीक है। ये जो फैसिलिटीज़ हैं स्पेशल हमारा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की, ये अलग हटके हैं उन ऑयल रिजर्व से जो कि एट प्रेजेंट आपकी जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज हमारी कंट्री में हैं, ठीक है, या फिर जहाँ से भी ऑयल सप्लाई होता है उसके एडिशन में है ये, ठीक है। तो याद रखना ये दो साइट्स आपको याद रखनी है, चांदीकोल एंड पारडूर, कहाँ पे, कर्नाटक एंड उड़ीसा में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अफगानिस्तान पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट। तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान दे हैव बीन इन अ स्टेट ऑफ ओपन वॉर, ठीक है, कॉजिंग कॉन्टिन्यूस डिटीरियोरेशन इन रिलेशंस, है ना। अब यहाँ पे इन्होंने इसकी एक हिस्ट्री बताई हुई है कि क्यों ये वॉर हुआ है ना, इसको हम रहने देते हैं, बैकग्राउंड को छोड़ते हैं। यहाँ पे आते हैं हम की रीजंस फॉर अफगानिस्तान पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट। देखो, सिंस रिटर्निंग टू पावर इन 2021 में आपका तालिबान आया था, फेस्ड रिपीटेड एक्यूजेशन फॉर हार्बरिंग TTP मिलिटेंट्स इन अफगान सॉइल विच अफगानिस्तान डिनाइज, ठीक है। अनरिजॉल्व्ड बॉर्डर डिस्प्यूट्स आर देयर कंसर्निंग द डुरांड लाइन, जो कि आपकी है ना, इसकी वजह से। फिर पाश्तून नेशनलिज्म, अफगानिस्तान डिमांडेड क्रिएशन ऑफ पाश्तून स्टेट दैट वुड लिंक Pushtun tribes living in Afghanistan with those in northwest frontier province of नॉर्थ-वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान के साथ, ठीक है। आगे देखो, अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। शिफ्टिंग पावर डायनेमिक्स, इंटरनल डिविजन्स विद इन पाकिस्तान एंड देयर कन्फ्लिक्ट्स विद इन तालिबान एंड देयर कन्फ्लिक्ट्स विद पाकिस्तान कुड इन्फ्लुएंस देयर स्टैंस टूवर्ड। सेकेंड इज द सिक्योरिटी थ्रेट्स टू साउथ एशिया, है ना। साउथ एशिया में एक काफ़ी ग्रेव, काफ़ी सीरियस हिस्ट्री रही है ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विच इज़ क्लियरली लिंक्ड टू पाकिस्तान। अभी हम ना आगे ग्लोबल टेररिज्म रिपोर्ट जब देखेंगे, इंडेक्स जब देखेंगे, तो वहाँ पे हमें चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। द कन्फ्लिक्ट इंक्रीजेस रिस्क ऑफ क्रॉस बॉर्डर मिलिटेंसी एंड प्रॉक्सी राइवलरीज फॉर इंडिया, ठीक है। फर्दर डिटीरियोरेशन इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, ठीक है। अदर कंसर्न्स क्या हैं, रीजनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पे इम्पैक्ट आएगा, रिफ्यूजी इन्फ्लक्स जो है वो बढ़ सकता है। इंडिया क्या कर सकता है इस केस में, इंडिया कैन लेवरेज इट्स सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। इंडिया इज़ लॉन्ग स्टैंडिंग ह्यूमैनिटेरियन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रेजेंस इन अफगानिस्तान, तो इंडिया उसके थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकता है। इंटेलिजेंस गैदरिंग इंडिया को बढ़ानी पड़ेगी अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है। इंडिया नीड्स टू पीरियडिकली एग्जाम स्कोप ऑफ इट्स इंगेजमेंट बेस्ड ऑन एक्शनेबल इंटेलिजेंस एंड इवॉल्विंग जियोपॉलिटिक्स। फिर आपकी एक यहाँ पे रियल पॉलिटिक अप्रोच बताई है, ठीक है। फिर देखो,
कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स थ्रू क्लोजर इंगेजमेंट विद तालिबान, इंडिया को इंगेज होना पड़ेगा। देखो इंडिया जो है कभी भी किसी टेररिस्ट ग्रुप के साथ बात नहीं करता है, डील नहीं करता है, ये हमारी एक फॉरेन पॉलिसी है। बट द थिंग इज दैट कि अब तालिबान का ही रिजीम है अफगानिस्तान में, तो रियलिटी क्या है, रियलिटी यही है कि इंडिया हैज़ टू इंगेज विद देम एंड दैट टू अ वेरी क्लोज इंगेजमेंट इज नीडेड। इंडिया कैन रिज्यूम एंड एक्सपेंड इंडिया अफगान एयर फ्राइट कॉरिडोर एंड चाबार पोर कनेक्टिविटी। ठीक है, चाबार पोर्ट जो आपका प्रोजेक्ट है। आगे देखो इंडिया कनाडा रिलेशंस, इसको रहने देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पैरा डिप्लोमेसी को रहने दो। बायलैटरल स्वैप, ये देखो ग्लोब नेटवर्क के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, वैल्यू एडिशन के तौर पे ये चीज़ आएगी। ठीक है, इंडिया होस्टेड द 12th स्टीयरिंग कमिटी मीटिंग ऑफ ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एंड एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़, ग्लोब नेटवर्क। ठीक है, किससे रिलेटेड है ये, ऑपरेशनल नेटवर्क ऑफ एंटी करप्शन लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़। ठीक है, रिसेंटली इसकी जो है मीटिंग हुई है, आपको बस पता होना चाहिए कि किस लिए है। देखो एम क्या है, ट्रांसनेशनल कोऑपरेशन वर्ल्ड वाइड टू डिटेक्ट, इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट करप्शन केसेस। ठीक है, कौन सी एजेंसीज इन्वॉल्व हो सकती है इंडिया की साइड से, सीबीआई एंड ईडी। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट कम्स योर रेजिना डायलॉग। द 11th एडिशन ऑफ रेजिना डायलॉग इज हेल्ड इन इंडिया। थीम ऑफ 2026 एडिशन, समस्कार, असर्शन, अकोमोडेशन एंड एडवांसमेंट। ये तीनों याद रखना, ये आपका कभी कभी ना कंक्लूजन में काम आ जाता है। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ रेजिना डायलॉग, इनॉग्रल एडिशन ऑफ रेजिना साइंस डिप्लोमेसी इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड। इंडियाज प्रीमियर कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स हेल्ड एनुअली इन न्यू दिल्ली सिंस 2016, ये आपका होता जा रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमी में, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम है आपकी, दिस इज भारत औद्योगिक विकास योजना, भव्या। ठीक है, याद रखनी है, सॉल्यूशंस में काम आती है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड भारत औद्योगिक विकास योजना टू डेवलप 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स विद एन एलोकेशन ऑफ 33,660 करोड़ रुपीज़। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इट एम्स टू डेवलप 100 इन्वेस्टमेंट रेडी प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्टिव याद रखना है बस। इम्प्लीमेंट कैसे होगी, थ्रू नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, द स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट और द सेंट्रल पीएसयू शैल बी द स्पॉन्सरिंग एजेंसी। ठीक है, ये सब हमें समझ आ चुका है। इसमें आपको मेनली याद रखना है, भव्य एक स्कीम है जिससे 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स बनाए जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसको लाई है। फाइनेंशियल सपोर्ट वगैरह इन चीज़ों को हम थोड़ा सा रहने देते हैं। ठीक है, आगे देखो बेनिफिशियरीज, इसमें कौन कौन होंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगी, एमएसएमईस होंगे, स्टार्टअप्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या, देखो एक तो सस्टेनेबल एंड फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल पार्क डिज़ाइंस होनी चाहिए, है ना। कोई भी इंडस्ट्री को अगर हमें फर्दर ग्रो करवाना है तो उसके पास चाहे वो रॉ मटेरियल है, चाहे वो लेबर की सप्लाई है या फिर अदर मशीनरी है, वो वहीं पे प्रेजेंट होनी चाहिए। तो ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल resource use with integrated underground utility corridors enabling a no-dig environment for efficient maintenance and uninterrupted industrial operations. ठीक है, PM गति शक्ति for multimodal connectivity, ease of doing business. ठीक है, with pre-approved land, ready infrastructure, single window system and investor friendly reforms led by states. ठीक है, आगे देखो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, ऑब्वियस सी बात है, रीजनल इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो सकती है, क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये आता है आपका टॉपिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि इंडिया में क्या ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। आपने बहुत सारे इनिशिएटिव्स पढ़े होंगे, जैम ट्रिनिटी पढ़ा होगा, ई संजीवनी पढ़ा होगा, माई गवर्नमेंट ऐप पढ़ा होगा। ठीक है, ऐसे जितने भी इनिशिएटिव्स आपको याद आ रहे हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, वही आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्लासिक एग्जाम्पल्स बनेंगे। ठीक है, आगे देखो, है ना। एज ऑफ February 2026 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड अग्रीमेंट विद 24 कंट्रीज फॉर कोऑपरेशन इन इंडियाज टेक एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन से डोमेन्स में हो रहा है, डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल एक्सचेंज फ्रेमवर्क एंड सर्विस डिलीवरी। डिजिटल आइडेंटिटी में क्या आता है आपका, आधार कार्ड। ठीक है, डिजिटल पेमेंट में क्या आ गया, यूपीआई। डेटा एक्सचेंज फ्रेमवर्क, है ना, ये मैं भी आपको आगे बताऊंगी।
सर्विस डिलीवरी ये भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो यूपीआई इज़ नाउ लाइव इन 8 कंट्रीज़, 8 कंट्रीज़ में है। कहाँ कहाँ? यूएई में है, सिंगापुर में है, भूटान में है, नेपाल में है, श्रीलंका, फ्रांस, मॉरिशियस एंड कतर। सीएसई के प्री में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है ना कि कौन सी कंट्रीज़ में यूपीआई जो है वो एक्टिव है, तो आप याद कर लेना ये 8 कंट्रीज़ में है करेंटली, ठीक है। ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी इन 2023 इंडिया प्लेस्ड डीपीआई डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट द सेंटर ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब आपको एक तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। देखो, DPI refers to a set of secure and interoperable digital systems designed to be open, inclusive and accessible to support the delivery of public and private services to individuals and organizations. Delivery of public and private services to individuals and organizations. डेफिनेशन क्लियर हुई? इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं, आप पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। इट इज़ अ सेट ऑफ सिक्योर एंड इंटरऑपरेबल डिजिटल सिस्टम्स designed to be open, inclusive and accessible to support the delivery of public and private services. फीचर क्या है? It functions as an intermediate layer in the digital ecosystem between physical infrastructure, ठीक है। कैसी लेयर है ये? इंटरमीडिएट लेयर है, ठीक है। किसके बीच में? डिजिटल इकोसिस्टम, जैसे आपका क्लाउड सर्विस हो गई, राउटर्स हो गए, डिवाइसेस हो गई, सर्विसेज, डेटा सेंटर्स, इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड द सेक्टोरल एप्लीकेशन जहाँ इन टेक्नोलॉजीज़ की रिक्वायरमेंट है, जैसे ई कॉमर्स है, सोशल प्रोटेक्शन में रिक्वायरमेंट है, रिमोट एजुकेशन है, टेली हेल्थ हो गया आपका, ठीक है। इंडिया में क्या क्या इमर्ज हो रहा है? देखो, आपका एक तो माई गवर्नमेंट ऐप हो गया आपका, जो कि गवर्नेंस के फील्ड में काम, देखो यहाँ दिया है इन्होंने, है ना। गवर्नेंस में क्या क्या आता है आपका, ठीक है। मैं ही तीन है, एक तो आपका ये माई गवर्नमेंट ऐप है यहाँ पे, और क्या है फिर, है ना, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS, ठीक है। फिर आपका यूपीआई एक अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है ना। फिर आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS। फिर गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, संजीवनी इज़ देयर, दीक्षा पोर्टल इज़ देयर, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, जो कि आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। इंडिया का अगर आप डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक पूरा देखोगे, ठीक है, DPI स्टैक, तो आपको इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में मिल जाएगा UPI, PFMS एंड गवर्नमेंट मार्केट प्लेस। सिटीजन सर्विस डिलीवरी में देखोगे डिजी लॉकर आपका एक होता है, उमंग एक आपका है, ठीक है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में संजीवनी, पोषण ट्रैकर। एजुकेशन में देखा जाए तो दीक्षा एंड स्किल इंडिया डिजिटल हब। फिर गवर्नेंस में देखा जाए तो ऑफिस, माई गवर्नमेंट ऐप, PM गति शक्ति, API सीतो। क्लियर हो गई चीज़ें, ठीक है। याद रखना है आपको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, पता होना चाहिए आपको। देन चैलेंजेस एसोसिएटेड विद DPI, क्या क्या चैलेंजेस हैं इन शॉर्ट हम एक एक करके देख लेते हैं। हमने पढ़ा ऑलरेडी, स्टैटिक में इन चीज़ों को रख रखा है। जो आपके साइबर सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के चैलेंजेस है, इट इज़ सेम। देखो, डेटा ब्रीचेस एंड रैंसमवेयर, लिंकेज अटैक्स हो सकते हैं, डेटा गवर्नेंस ट्रेड ऑफ्स हो सकते हैं। फिर AI पावर्ड थ्रेट्स, जिसमें आपके मलेशियस एक्टर्स, स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप्स, है ना, नॉन स्टेट एक्टर्स, दे कैन अटैक द सिस्टम। डिजिटल डिवाइड इज देयर, टेक्निकल रिलायबिलिटी, स्किल डेफिशिएंट कंट्री है हमारी, एल्गोरिथमिक बाइस कुड बी देयर, ठीक है। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। वे फॉरवर्ड क्या होगा? देखो, डिजिटल सोवरेनिटी के लिए DPI को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनना होगा, टेक्निकल एंड से भी और रेगुलेटरी एंड से भी। इंटीग्रेटिंग समाज, सरकार एंड बाजार, ये 3 लाइन, ये 3 वर्ड्स एकदम रट लो यहीं से। समाज, सरकार एंड बाजार। DPI must be designed to serve all three, balancing their interest and fostering collaboration. Focus on outcomes over technology. The design of DPI should be driven by real world use cases and thorough needs assessment to ensure that technology actually solves specific problems. Then bridge the digital divide and global cooperation is needed. Next comes your fiscal health index. ये आपने पिछली साल भी पढ़ा होगा, 2025 में कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। हम पेपर 2 में क्यों पढ़ रहे हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए, ठीक है ना, इंडिया के फिजिकल मैनेजमेंट के लिए, बहुत सारी चीज़ें आपकी होती हैं, ठीक है। देखो, अब इसका सेकेंड एडिशन आया। लास्ट ईयर जो आप करंट अफेयर में पढ़ के गए थे ना 2025 के पेपर के लिए, दैट वाज योर फर्स्ट एडिशन। सेकेंड एडिशन में क्या डिफरेंस है? देखो, फर्स्ट एडिशन जो आपका आया था, है ना, उसमें इंडिया के जो 18 मेजर स्टेट्स हैं उनको रखा गया था।
उन्हीं की असेसमेंट हुई थी 4 डिफरेंट कैटेगरीज में। अब इस बार आपका सेकेंड एडिशन में जो है 10 नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स को भी जो है इंक्लूड किया गया, यानी कि अब आपके टोटल 28 स्टेट्स जो हैं वो हो चुके हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब आपको इसमें एक चीज़ पे और ध्यान देना है कि यूनियन टेरिटरीज की असेसमेंट इसमें नहीं हो रही है फिलहाल। और जो आपके 4 की कैटेगरीज होते थे, ठीक है, 4 कैटेगरी आपकी होती थी। कौन सी होती थी वो 4 कैटेगरी? देखो यहाँ पे गिवन था ये, हाँ, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर एंड एस्पिरेशनल, ये 4 आपकी कैटेगरीज होती थी। ठीक है, इस पे आपके 18 मेजर स्टेट्स का असेसमेंट हुआ था, लेकिन ये जो 10 नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स है ना, इसमें ये फ्रंट रनर कैटेगरी जो है ये नहीं है, इसमें सिर्फ 3 ही कैटेगरी है। इतना जान लो। ठीक है, मेजर आपको क्या देखना है, एक और चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो स्टेट्स है ना, दे अकाउंट फॉर नियरली 1/3 ऑफ इंडियाज जनरल गवर्नमेंट डेट। ठीक है, भारत सरकार के ऊपर जो भी गवर्नमेंट जनरल आपका जो डेट है उसका 1/3 जो है वो स्टेट्स के ऊपर जाता है और 2/3 जो है वो सेंटर के पास है। ठीक है, देखो 5 की पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ इंडेक्स, 5 की पिलर्स कौन से हैं? क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेट इंडेक्स एंड आपका डेट सस्टेनेबिलिटी। ये पांचों के पांचों इंडेक्स आपको याद रखने हैं और ये आपका PYQ भी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इस पूरे को मैं आपको जो है रीड करके बताती हूँ। रिफ्लेक्ट्स हाउ इफेक्टिवली अ स्टेट डिप्लॉयज इट्स रिसोर्सेज विद एम्फेसिस ऑन प्रोडक्टिव स्पेंडिंग सच एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, हेल्थ और एजुकेशन पे। ये तो हो गया कि क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर मतलब कौन सी जगह पे खर्च किया जा रहा है। रेवेन्यू मोबिलाइज कैसे कर रहे हैं, खुद के टैक्सेस से, नॉन टैक्स रेवेन्यू से, टैक्स एफिशिएंसी कितनी है, बायंसी कितनी है ना, बेस कितना एक्सपेंड हुआ है। ठीक है, फिर फिस्कल प्रूडेंस assesses the discipline with which a state manages its deficits and adheres to fiscal responsibility, fiscal norms से। ठीक है, then comes the debt index, assesses the size, composition and burden of states outstanding liabilities को देखता है, ये कितना लोन है, including market borrowings। ठीक है, फिर सस्टेनेबिलिटी की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म एबिलिटी क्या है डेट को सस्टेन करके रखने की। ठीक है, इन फ्यूचर ये लोग कितना फिस्कल स्ट्रेस जो है उसको झेल सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, इतना समझ लो, है ना, बेसिक फिजिकल हेल्थ पे ये बात कर रहा है। आउटकम क्या है आपका? देखो, अचीवर कैटेगरी में अगर हम ओवरऑल 28 स्टेट्स में बात करें, इन जनरल कैटेगरी हम देखें तो उड़ीसा फर्स्ट है, फॉलोड बाय गोवा एंड झारखंड। ठीक है, उड़ीसा, गोवा एंड झारखंड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के बीच में अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो अरुणाचल प्रदेश की परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट रही है, फॉलोड बाय उत्तराखंड। ठीक है, फ्रंट रनर कैटेगरी में इट वॉज गुजरात, यहाँ फ्रंट रनर कैटेगरी ही नहीं है। परफॉर्मर में देखा जाए तो मध्य प्रदेश, फॉलोड बाय हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु एंड राजस्थान। ठीक है, त्रिपुरा फॉलोड बाय मेघालय, असम, मिजोरम एंड सिक्किम, यहाँ पे ये है। एस्पिरेशनल में यहाँ पे नागालैंड, हिमाचल और मणिपुर पीछे चल रहे हैं और यहाँ पे केरला जो है वो पीछे है। दिस इज द ओनली इंडेक्स जिसमें आपको केरला जो है वो बॉटम पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। ठीक है, पंजाब की फिजिकल हेल्थ बहुत ख़राब है भाई। क्यों? रेवेन्यू मोबिलाइजेशन इनकी बहुत कम है क्योंकि ये एग्रीकल्चर डिपेंडेंट स्टेट है और यहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी बहुत ज़्यादा दे रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। हाउ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स एनकरेजेस प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फिजिकल पॉलिसीज। अब इसमें मैं ये की पॉइंट्स बता देती हूँ। एक तो ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, अमंग्स द स्टेट जो है आपका क्या होगा, कंपटीशन होगा। ठीक है, पब्लिक रैंकिंग स्टेट्स क्रिएट हेल्दी कंपटीशन, एविडेंस बेस्ड आपकी फिजिकल पॉलिसी मेकिंग होगी। मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, टैक्स बेस कितना है, टैक्स बायंसी कितनी है ना, मार्केट डेट कितना है, डेट को कितना सस्टेन कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है ना। टेलर्ड पॉलिसी फ्रेमवर्क आपका रहेगा, डेटा ड्रिवन अप्रोच रहेगी। ठीक है, बाय कैप्चरिंग द डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स, नॉर्थ ईस्ट की अलग डिमांड, हिमालयन स्टेट्स की अलग डिमांड। ठीक है, इनेबलिंग टारगेटेड इंटरवेंशंस, इट आउटलाइंस ईच स्टेट्स फिजिकल स्ट्रेंथ वीकनेसेस, प्रमोट्स डेवलपमेंट। ऑब्वियस सी बात है ना। फिर देखो की रिकमेंडेशंस क्या क्या आई हैं। एक तो इम्प्रूविंग द रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, है ना, इट कैन बी डन प्राइमरली थ्रू ब्रॉडनिंग GST बेसिस एंड एनहेंसिंग ओन टैक्स कैपेसिटी। ठीक है,
फिर कंटेन डेफिसिट्स एंड स्टेबलाइज डेट ट्रेजेक्ट्रीज, डेट को थोड़ा कम किया जाए. टारगेटेड कंसोलिडेशन मेजर्स फॉर स्टेट्स विद परसिस्टेंट स्ट्रेच लाइक टाइटर कंट्रोल ऑफ बजट बोरोइंग्स एंड बेटर कैश एंड डेट मैनेजमेंट. फिर सपोर्ट एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग. ठीक है, CAG वेरीफाइड डेटा के थ्रू, है ना. क्लियर हो गया. ठीक है, अगला देखो सेमीकंडक्टर. अब ये बैक टू बैक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं. इसमें न्यूज़ ये है कि रिसेंटली द फर्स्ट सेमीकंडक्टर असेंबली, जिसमें क्या होगा, असेंबली भी होगा, टेस्ट भी होगा, मार्किंग भी होगी, पैकेजिंग भी होगी, ATMP. याद रख लेना, क्योंकि आजकल जिस हिसाब से प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं ना, अजीब से एकदम रैंडम से क्वेश्चंस, तो ये ATMP की फुल फॉर्म ना पूछते कहीं CAPF में. ठीक है, तो असेंबली, टेस्ट, मार्किंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटी कहाँ पे खुली है? सनंद में, इन गुजरात. ठीक है, ठीक है. द प्लांट बाय माइक्रोन टेक्नोलॉजी ने इसको शुरू किया. इंडियाज फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर चिप प्रोडक्शन. ठीक है, पर्पस क्या है? टू बिल्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग अ ट्रस्टेड, रेजिलियंट एंड सेल्फ रिलायंट सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम. इंडिया का खुद का, है ना. हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, वी हैव टू सिक्योर जो आपकी क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन है, वी हैव टू सिक्योर इट्स प्रोडक्शन. ठीक है, तो उस हिसाब से चीज़ें फर्दर जाएंगी. नेक्स्ट कम्स योर स्टेटस ऑफ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन इंडिया. देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट डेटा आपके याद करने के लायक है, जो कि एज इट इज़ आपको एग्जाम में काम भी आ जाएगा. फर्स्ट इज कि हम इंडिया में मतलब ओनली 10% ऑफ इट्स सेमीकंडक्टर डिमांड, इंडिया की जितनी सेमीकंडक्टर डिमांड है उसका जस्ट 10% ही, ठीक है, फिलहाल हमारा डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होता है. यानी कि 90% क्या हो रहा है? 90% जो है वो इम्पोर्ट हो रहा है. और ये 90% मैक्सिमम कौन सी कंट्री के हाथ में है? चाइना. ठीक है, ये हो गई एक बात. तो सो की ग्रोथ ड्राइवर्स यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है. इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड. राइजिंग डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. ठीक है, स्मार्टफोन की डिमांड हमारी कंट्री में बढ़ रही है, ई व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है. तो मतलब मार्केट की साइड से तो डिमांड का कोई इशू है ही नहीं. ठीक है ना. क्यों करना है हमें ये, क्यों ये फैसिलिटीज़ हम डेवलप कर रहे हैं? ताकि हम अपने इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को जो है कम कर सकें. इंडिया इम्पोर्टेड 1 बिलियन वर्थ ऑफ सेमीकंडक्टर्स एनुअली. किसके लिए? फॉर डिफेंस नीड्स. सिर्फ डिफेंस नीड के लिए $1 बिलियन, है ना. फिर और किस चीज़ के लिए क्रिटिकल है? अब ये टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी चाहिए. AI हम इतना इन्फ्यूज़ कर रहे हैं हर जगह पे, स्पेस को हम बूस्ट कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बूस्ट कर रहे हैं. हर जगह सेमीकंडक्टर एंड अदर क्रिटिकल मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, और जो हमारी सप्लाई चेन है दैट इज़ वेरी वल्नरेबल. क्यों? एक तो हम ताइवान से लेते हैं, ताइवान अलोन अकाउंट फॉर ओवर 60%. रिमेनिंग कहाँ से? साउथ कोरिया, जापान, चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है, ऑफ ग्लोबल सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग एंड नियरली 90% ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड चिप्स. ठीक है ना. फिर देखो एक्सपोर्ट पोटेंशियल. हमारी कंट्री का भी तो खुद का कोई एक्सपोर्ट पोटेंशियल होगा ना. अगर हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर ढंग से FDI अट्रैक्ट कर ले तो हेल्पिंग इंडिया कैप्चर अ सब्सटैंशियल शेयर ऑफ $1 ट्रिलियन सेमीकंडक्टर मार्केट बाय 2030. ठीक है, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, अगर हम सेमीकंडक्टर प्रॉपर्ली मैन्युफैक्चर कर लेते हैं तो $1 ट्रिलियन तक हम सेमीकंडक्टर के एक्सपोर्ट से अर्न कर सकते हैं. ठीक है, फिर आता है ऑल्सो इट विल क्रिएट हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स. हमारी कंट्री में जॉब स्टिमुलेट होंगी, स्टिमुलेट अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सेक्टर्स. ठीक है, इक्विपमेंट्स का, मटीरियल्स का, टूल्स का, है ना, रॉ मटीरियल का भी. चैलेंजेस क्या क्या है? एक तो हाई कैपिटल इंटेंसिटी. द फर्स्ट कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब रिक्वायर्ड एन इनिशियल, स्टार्टिंग में जो कॉस्ट है वो बहुत लगती है. इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांडिंग है, वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की, है ना. ठीक है, देखो फिर टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी, कटिंग एज टेक्नोलॉजी इसके लिए ऑलरेडी चाहिए. फिर स्किल्ड लेबर की भी हमारे पास में शॉर्टेज है. ठीक है, तो ये चैलेंजेस भी आपको याद रखने हैं. की इनिशिएटिव क्या है? एक तो आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है प्रॉपर्ली पूरा ही. ठीक है ना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, AK सेमीकॉन इंडिया मिशन है. ठीक है, फिर ये फैब स्कीम, इनको रहने दो, इतना क्या याद करोगे. एक ये ज़रूर याद रखना, DLI ज़रूर याद रखना, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव, और एक आपकी PLI है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव. ठीक है, ये हो गया. फिर टैलेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इट इंक्लूड्स चिप्स टू स्टार्टअप, C2S प्रोग्राम, AICTE करिकुलम अपडेट्स. ठीक है, फिर आपने ये ध्रुव 64, इसके ऊपर आपका CSE के प्री में क्वेश्चन भी आ गया है. ध्रुव 64 है ना, ये इंडिया की फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट प्रोग्राम MDP एंड डिजिटल इंडिया RISCV. ठीक है, क्लियर हुआ. हाँ, इसी के साथ साथ हमने ग्लोबल कोलैबोरेशन भी किया हुआ है ना. आपको हर एक डायरेक्शन में सोचना है कि ठीक है खुद का हम बना रहे हैं डोमेस्टिकली,
बट ग्लोबल जो हमारे रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, उनको भी यहाँ पे हार्नेस किया जा सकता है। जैसे कि इंडिया और यूएस का इनिशिएटिव रहा है आईसेट का, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे दीज टू कंट्रीज विल वर्क टुगेदर। पैक्स सिलिका रिसेंटली आपका हुआ था, आपको याद होगा, है ना, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर वे फॉरवर्ड। ये क्या हो सकता है यहाँ पे, एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ठीक है ना, जैसे ताइवान का इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडिया को भी डेडिकेटेड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इंडिया ने भी प्रपोज भी किया है सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर, ठीक है। बिल्डिंग अ मैसिव टैलेंट पाइपलाइन, है ना। करिकुलम को इस हिसाब से सेट करना है कि इस इंडस्ट्री में जो स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी यूथ के पास आ जाएं। स्केलिंग स्टार्टअप्स एंड इंडिजिनियस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जो भी सप्लाई है वो कौन दे सकता है, स्टार्टअप्स दे सकते हैं। ट्रांजिशनिंग टू नेक्स्ट जनरेशन मटेरियल्स, ठीक है, इंडस्ट्री मस्ट ऑल्सो सपोर्ट द शिफ्ट फ्रॉम सिलिकन टू सिलिकन कार्बाइड, है ना। फिर एनहेंसिंग स्टेट लेवल कोऑर्डिनेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो एफडीआई अट्रैक्ट कर पाए। फॉर्जिंग स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप, जैसे सेमिकॉन इंडिया है, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, तो क्या हो सकता है ना। एंड इंटीग्रेटिंग इंडिया इनटू सप्लाई चेन्स ऑफ स्टैब्लिश्ड सेमीकंडक्टर नेशंस लाइक यूएस, जापान एक्सेट्रा, है ना, उनसे हम ये टेक्नोलॉजी सीख सकते हैं, ठीक है, समझ आ गया, फाइन। बाकी अब इसको रहने दो। नेक्स्ट इज योर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स। देखो इसके बारे में ना हम ऑलरेडी देख चुके थे, हमने ऊपर देखा था, एक हमने देखा था पाडुर और दूसरा देखा था हमने चांदी खोल, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हो सकते हैं, है ना। दीज आर इनफ टू लास्ट अराउंड 9.5 डेज ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल सप्लाईज एट देयर फुल कैपेसिटी, ठीक है ना। एट प्रेजेंट दिस इज द कैपेसिटी, ठीक है। एसपीआर्स क्या होते हैं पहले ये देख लो। दीज आर स्टॉक पाइल्स ऑफ क्रूड ऑयल maintained by the government to ensure energy security to be used during supply disruptions. These exist in addition to the commercial stocks held by oil companies. Implementing agency इसको छोड़ दो, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आता है ये, ठीक है ना। इनकी वजह से आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि चांडीगोल हो गया, पाडर हो गया, ये क्या है आपके पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, ठीक है। मैंगलोर और विशाखापट्टनम भी है, लेकिन ये क्या, ये एग्जिस्टिंग ऑयल क्रूड ऑयल स्टोरेज कैपेसिटी है, ठीक है ना। ये आपकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में क्या क्या है, मैंगलोर है, विशाखापट्टनम है, ठीक है। तो विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पाडुर, यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स हैं। और फर्दर जो गवर्नमेंट बनाने की बात करिए 4 MMT एंड 2.5 MMT का, दैट इज इन चांडीगोल ओडिशा में और दूसरा पाडुर कर्नाटका में, ठीक है। 2 जगह पर प्रपोज किया गया, 3 जगह पे ऑलरेडी है ना, ठीक है। चलो इतना काफ़ी है, बाकी इसको रहने देते हैं। हम सीधा यहाँ सिक्योरिटी वाले पिलर पे आ जाते हैं। रोल ऑफ MSMEs इन डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। देखो इसको हम थोड़ा ना मतलब लाइटली रीड कर लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या रोल है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसमें नहीं जाएंगे। जहाँ तक देखा जाए इन्होंने यहाँ पे सीधा रोल को ही हिट किया है अपने आर्टिकल में। इन्होंने क्लियरली बोला है कि MSMEs दे आर डेवलपिंग कटिंग एज टेक्नोलॉजी, जैसे कि अनमैन्ड सिस्टम्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है ना, वहाँ पे दे आर डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज जो कि ड्रोन में यूज़ हो सकती है ना। फिर उसके बाद साइबर एंड डिफेंस एंड कम्युनिकेशन में कंपनीज लाइक क्यूनूब लैब्स और बाकी कंपनीज आर डिलीवरिंग सॉल्यूशंस रेंजिंग फ्रॉम स्पेस सर्विलेंस टू क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन, दे आर ऑफरिंग सॉल्यूशंस, ठीक है। फिर आता है एरोस्पेस एंड सर्विलेंस, अगेन इन्होंने यहाँ पे कोई कंपनी के बारे में बताया, इसको रहने देते हैं। सप्लायर ऑफ क्रिटिकल सब सिस्टम्स, जैसे कि मिसाइल्स, शिप्स, व्हीकल्स, है ना, इनके वाइटल पार्ट्स के, इनके जो वाइटल पार्ट्स होते हैं उन्हें कॉम्पोनेंट्स हो गए, एंटीनास हो गए, ठीक है, रेडार्स हो गए छोटे छोटे, उनको ये सप्लाई कर सकते हैं। सर्विस प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं ये, ठीक है। तो छोटा सा आर्टिकल था ये, इसको रहने देते हैं। अब आगे यहाँ हो सिप्रीस रिपोर्ट, ठीक है। सिप्री की रिपोर्ट क्या कहती है, सिप्री की रिपोर्ट रिलीज कौन करता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, ठीक है। रिलीज्ड ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2025। इसके अकॉर्डिंग इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इम्पोर्टर, फर्स्ट कौन है, यूक्रेन ऑन टॉप, ठीक है। ईयर ध्यान में रख लेना, है ना। इंडिया कितना अकाउंट करता है, फॉर ऑलमोस्ट 8.2% ऑफ टोटल ग्लोबल आर्म इम्पोर्ट्स के लिए, ठीक है ना। आगे देखो, इंडियाज ओवरऑल आर्म्स इम्पोर्ट फेल बाय 4% बिटवीन द 2016 to 2020 एंड 2021-2025 पीरियड। दिस डिक्रीज इज पार्टली attributed to the country's growing capacity to design and produce its own weapon domestically। अच्छी बात है ना, आर्म्स इम्पोर्ट जो है इट इज़ फॉलिंग, कौन से रेट से, 4 point
परसेंट से, ठीक है। आगे देखो टोटल सप्लाई, टॉप सप्लायर्स कौन कौन है, रशिया 40%, नंबर थोड़ा याद रखने की कोशिश करना, फ्रांस 29 एंड देन इजराइल 15%, ठीक है। आगे इन्होंने बोला है पाइवोट टू वेस्ट, ओवर द पास्ट डिकेड इंडिया हैज एक्टिवली शिफ्टेड इट रिलायंस फ्रॉम रशिया एंड टूवर्ड्स द वेस्टर्न सप्लायर्स, जैसे कि फ्रांस, इजराइल और यूएसए की तरफ भी। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे देखो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, है ना, कौन रिलीज करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, अ सिडनी बेस्ड इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक। टॉप रैंक किसकी है, पाकिस्तान रिकॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर बीइंग द कंट्री मोस्ट इम्पैक्टेड बाय टेररिज्म। 70% of the deaths from terrorism occurred only in 5 countries, Pakistan, Burkina Faso, Nigeria, Niger and Democratic Republic of Congo। ये याद रखना, ठीक है। टेररिज्म में देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल फॉल, ठीक है। देखो डेथ्स फ्रॉम टेररिज्म फेल बाय 28% एंड नंबर ऑफ अटैक्स डिक्लाइन बाय 22%। गुड न्यूज़, दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। ये भी आप थोड़ा इन्फ्यूज़ करना कि टेररिज्म जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रहा है। 4 डेडलीस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी बताई हैं, एक तो आपका ISIS है, ठीक है, फिर ये जमानत नुसरत अल इस्लाम वाल मुसलमीन, फिर ये TTP और अल शबाब, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी आई है, 13th, है ना, ठीक है। आगे देखते हैं, यहीं पे ख़त्म हो गया। एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको रहने दो, रिक्वायरमेंट नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं हम, इंडियाज़ अपडेटेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, ठीक है। ये टारगेट्स जो हैं वो चेंज हुए हैं, इनको और स्पीड अप किया गया, देखो, ठीक है। इंडिया हैज़ रिसेंटली अनवील्ड इट्स NDCs फॉर द पीरियड 2031 से लेकर 35 तक अंडर द UNFCCC इन लाइन विद इट्स ऑब्लिगेशंस अंडर पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है। These NDCs are voluntary, country-specific climate action plans under the Paris Agreement aimed at reducing greenhouse gas emissions and adapting to climate change. हर 5 साल के गैप पे इंडिया को NDC सबमिट करने होते हैं टू द UNFCCC सेक्रेटेरिएट में, ठीक है। लास्ट टाइम 2015 में थे, उसके बाद अपडेट किए गए थे 2022 में, ठीक है। अब करेंटली जो टारगेट इन लोगों ने लिए हैं, देखो इनिशियल टारगेट क्या थे 2015 वाले 33 से 35%, बाद में बढ़ा के से किया गया 45%। नाउ द न्यू टारगेट इज 47%, ठीक है। रिडक्शन इन एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP 2005 के लेवल से 36% रिडक्शन जो है हम बाय 2020 ऑलरेडी अचीव कर चुके थे, ठीक है, अहेड ऑफ द टारगेट, है ना। फिर देखो 40% शेयर जो है रिन्यूएबल एनर्जी का इन द टोटल पावर शेयर अपडेट करके 50% कर दिया। एट प्रेजेंट ये 51 या 52% पर है एज ऑफ 2026 फेब 2026। टारगेट रखा गया 60% का, ठीक है। एडिशनल कार्बन सिंक करने का व्हाट वाज द टारगेट, अर्लियर इट वाज 2.5 to 3 बिलियन टन्स, इट वाज अगेन सेम, ठीक है, जब उसको अपडेट किया गया फिर उस टाइम पे, देन 3.5 to 4 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, ये न्यू टारगेट है, ठीक है। तो सारे ही टारगेट्स जो हैं आपके अब 2.29 बिलियन टन्स इक्विवेलेंट बाय 2021 ऑलरेडी अचीव हो गया, ठीक है। पता नहीं क्यों इसको पहले अपडेट नहीं किया गया, है ना। तो ये नए टारगेट्स हैं आपके, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। हमें इस पे ध्यान देना है कि क्या मेजर्स एग्जैक्टली लिए गए हैं इंडिया की एनर्जी सेक्टर को फर्दर बूस्ट देने के लिए, फर्दर स्पीड अप करने के लिए, है ना। हम इन्हें देखते हैं। देखो सबसे पहली बात तो क्लीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। कैसे, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया आपका, है ना, PM कुसुम योजना आई, सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आई, है ना। फिर इसी के साथ साथ आपकी सोलर रूफ टॉप स्कीम जो आपकी है, ठीक है, दैट वाज आल्सो देयर, है ना, PM कुसुम। फिर प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम, किस लिए, फॉर हाई एफिशिएंसी सोलर PV मॉड्यूल्स एक्सेट्रा। फोर्जिंग इंटरनेशनल पार्टनरशिप, कैसे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के थ्रू। कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल एमिशन रिडक्शंस भी हमने किए, जैसे कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम इंडिया में लाई, ठीक है, नोटिफाइड इन 2023 अंडर द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स, अलग अलग टारगेट्स सेट किए, कार्बन क्रेडिट्स का सिस्टम आया, ठीक है ना। फिर कुछ ऑब्लिगेशंस डाली गई कुछ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर जहाँ से स्मोक ज़्यादा रिलीज होता था। फिर एनहेंसिंग क्लाइमेट अडेप्टेशन पे भी वर्क किया, जैसे नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इसके अंडर कितने प्लान्स आते हैं, 8 प्लान्स आते हैं टोटल, ठीक है। फिर देखो एक्सपेंडिंग द कार्बन सिंक, कैसे, ग्रीन इंडिया मिशन, नगर वन योजना, कैंपा फंड, है ना। फिर देखो एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ाई, हर एक डायरेक्शन में लोगों ने कवरअप किया, जैसे उजाला स्कीम,
उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम्स, 20 स्टार लेबलिंग सिस्टम, एनर्जी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर अब नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS एंड न्यूक्लियर एनर्जी, मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट लाइफ या फिर पैट स्कीम। चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया के सामने? एक तो देखो फाइनेंशियल और टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स जो हैं, रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी इनिशियल कॉस्ट इज़ वेरी हाई, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ अभी हमारी कंट्री में उस चीज़ के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे देखो गैप बिटवीन कैपेसिटी एंड जनरेशन। देखो ऑल्दो नॉन फॉसिल फ्यूल्स जो हैं आपके, दीज सोर्सेज नाउ अकाउंट फॉर मोर देन 50%, लेकिन अभी भी जो एक्चुअल इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका हाउस होल्ड्स की तरफ, दैट इज़ जस्ट 30%। ठीक है, तो कैपेसिटी बना दी है लेकिन एक्चुअल जनरेशन कितना हो रहा है, दैट इज़ जस्ट 30%, है ना। स्टोरेज एंड ग्रिड रिलेटेड चैलेंजेस फिर अलग से आते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी इनटू नेशनल ग्रिड में इंटीग्रेट करना। फिर हैवी डिपेंडेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, हैवी डिपेंडेंस ऑन कोल, है ना। फिर देखो लैंड एंड एनवायरमेंटल हर्डल्स, है ना, सोलर प्लांट्स को लगाने के लिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लगाने के लिए लैंड एक्विजिशन। ठीक है, अचीविंग द एम्बिशियस कार्बन सिंक targets is difficult due to land scarcity and rapid urbanization and the long term challenges of sustaining large scale afforestation, है ना। सोलर एनर्जी ये देखो कितना स्पेस लेती है, सोलर कैन नीड 300 times as much space as nuclear biomass, more than 8,000 times। ठीक है ना, तो काफ़ी स्पेसियस मतलब इनको चाहिए। तो लैंड एक्विजिशन हमारी कंट्री में शुरू से ही एक प्रॉब्लम रही है ना। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? सबसे पहले तो क्लाइमेट फाइनेंस को मोबिलाइज करना CBD के थ्रू, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन के थ्रू, ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू, कार्बन ट्रेडिंग के थ्रू। ठीक है, अब देखो एनहेंसिंग द रिन्यूएबल एनर्जी इकोसिस्टम, ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए, ब्रिजिंग द कैपेसिटी जनरेशन गैप। ठीक है, बूस्ट द एफिशिएंसी रिलायबिलिटी ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज बाय प्रमोटिंग हाइब्रिड सिस्टम्स, स्ट्रेंथनिंग कार्बन सिंक, एक्सपेंड इनिशिएटिव्स इन एग्रो फॉरेस्ट्री, अर्बन फॉरेस्ट्री एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, चलो बाकी इसको रहने देते हैं, ऐसी तो बहुत सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं, पेपर 1 में पढ़ लेना इन चीज़ों को। नेक्स्ट कम्स योर मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। देखो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स में रिसेंट का इन्होंने एक केस स्टडी बताया कि 2025 में जो आपका धराली फ्लैश फ्लड हुआ था उत्तराखंड में, दैट वाज कॉज्ड बाय अ सडन कोलैप्स ऑफ एन एक्सपेस्ड, आपका जो एक्सपोज्ड आइस पैच था, कहाँ पे? श्रीकांता ग्लेशियर का। ठीक है, इट वॉज नॉट अ क्लाउड बर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बताए हैं, है ना। ठीक है, ये कहाँ पे आया है? द स्टडी टाइटल्ड आइस पैच कोलैप्स एंड अर्ली वार्निंग इम्प्लीकेशंस फ्रॉम हिमालयन फ्लैश फ्लड। ठीक है, यहाँ से ये आया है ना। यहाँ पे इन्होंने एक नई टर्म भी दी हुई है, ये नाइवेशन इज डिफाइंड एज द इरोजन ऑफ ग्राउंड beneath एंड अराउंड स्नो बैंक प्राइमरीली एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। फैक्टर्स में एक चीज़ वेरी ऑब्वियस, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, आपको पता है इसीलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ठीक है, ब्लैक कार्बन एंड सरफेस डेब्रिस। ठीक है, जैसे जैसे आइस पिघलेगी ब्लैक सरफेस जो है आपका वो एक्सपोज होता जाता है, उससे क्या होता है, अल्बीडो इफेक्ट जो है वो कम होने लग जाता है। ऊपर से ब्लैक कार्बन जमा होने से भी हीट जो है वो रेडिली एब्जॉर्ब करता है। एलिवेशन डिपेंडेंट वार्मिंग, हायर ऑल्टीट्यूड्स में वार्मिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू लोअर ऑल्टीट्यूड। लॉस ऑफ इंसुलेटिंग स्नो कवर, डिक्लाइन इन सीजनल स्नो एंड फर्म weakens natural insulation making underlying ice more prone to fragmentation and faster melting। ठीक है, फिर देखो इरेटिक वेदर सिस्टम्स, है ना, चेंजिंग क्लाइमेट पैटर्न की वजह से। देन स्टीप टोपोग्राफी, स्टीप लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट एक्सीडिंग 35 to 40 degree and narrow valley confinement act as catalyst transforming minor upstream ice collapse into high velocity highly destructive debris surges। What are its effects? ये देखो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, है ना। रिट्रीटिंग ग्लेशियर्स लीव बिहाइंड मेल्ट वाटर दैट फॉर्म्स लेक्स डैम्ड बाय अनस्टेबल मोरेन्स, और यही मोरेन्स जो आपके डेब्रिस के बने होते हैं ये टूट जाते हैं और फिर आपकी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखने को मिलती है। दीज कैन ब्रीच ड्यू टू एवलांचेस, अर्थक्वेक्स, रॉकफॉल, इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से मोरेन्स जो हैं वो टूट सकते हैं। देन एक और क्या है, इट क्रिएट्स अ कैस्केडिंग डिजास्टर। डीग्लेशिएशन मतलब एक डिजास्टर की वजह से दूसरा हो रहा है। ठीक है, डीग्लेशिएशन destabilizes thermal and hydrological systems triggering interconnected hazards like permafrost thaw, लैंडस्लाइड, डेब्रिस फ्लो एंड रॉक आइस एवलांचेस। बहुत सारे डिजास्टर्स एक दूसरे के इफेक्ट की वजह से हो जाते हैं।
कहाँ पे हुआ था ये? चमोली में हुआ था, सिक्किम 2023, धराली 2025, ठीक है। वाटर इनसिक्योरिटी, ऑफ कोर्स श्रिंकिंग ग्लेशियर्स जो है वो ऑब्वियसली आपके फ्रेश वाटर सप्लाई को दे विल डिसरप्ट, ठीक है। एग्रीकल्चरल एंड इकोलॉजिकल डिसरप्शन, वार्मर विंटर्स आर कॉजिंग क्रॉप्स लाइक एप्पल एंड चेरीज टू मिस वाइटल चिलिंग रिक्वायरमेंट, resulting in poor yield, earlier outbreak of pest and disrupted local ecosystem. Then comes the socio-economic and infrastructure destruction. क्लियर हो गया ये? ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में अलग से पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज़ एंड शॉर्ट है, इसको स्किप करते हैं, इनमें से एक भी हमारे काम की तो नहीं है, एटलीस्ट फॉर पेपर 2, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। यस, पैसिव यूथनेशिया, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये आपका करंट अफेयर्स में रहा था। इन द लैंडमार्क जजमेंट ऑफ हरीश राणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2026, the Supreme Court for the first time permitted withdrawal of life supporting care for a man who has been in vegetative state for the past 13 years, ठीक है। की जजमेंट क्या आई थी आपकी? की हाईलाइट्स ऑफ द जजमेंट हुआ, SC waived the usual 30-day consideration period as the patient's parents and medical board unanimously agreed that recovery was impossible, ठीक है। जब ये बात कह दी जाती है ना, दिस इज द मेडिकल कंडीशन जहाँ पे अ पैसिव यूथनेशिया इज ग्रांटेड टू समबडी, ठीक है। द जजमेंट इज गवर्न बाय द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट प्रिंसिपल, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको, है ना। तो फिर क्या होता है? ऐसी रूल दैट क्लिनिकली असिस्टेड न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट मे बी लॉफुली विड्रॉन इफ इट सर्व्स नो थेरेप्यूटिक पर्पस एंड ओनली प्रोलॉन्ग्स अ वेजिटेटिव स्टेट, ठीक है। मतलब यही है वो क्लिनिकली असिस्टेड जो न्यूट्रिशन और हाइड्रेशन उसको दी जा रही थी, उसी से वो जिंदा था। अगर उसको हटा दिया जाता है, ठीक है, वो कोई दवाई नहीं खा रहा था, है ना, दिस वॉज अ काइंड ऑफ फूड फॉर हिम। अगर उसको हटा दिया जाता है तो मे बी उसकी वेजिटेटिव स्टेट जो है वो रुक जाए, ठीक है। तो यूथनेशिया रेफर्स टू हेस्टनिंग ऑफ पेशेंट्स डेथ टू रिलीव सफरिंग। इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, एक्टिव एंड पैसिव यूथनेशिया। एक्टिव और पैसिव यूथनेशिया के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें तो एक्टिव यूथनेशिया में डेलिबरेटली डायरेक्ट एक्ट ऑफ कॉजिंग पेशेंट्स डेथ, ठीक है, उसको डेलिबरेटली ऐसा कुछ खिला के उसकी डेथ की जाती है। पैसिव यूथनेशिया में क्या होता है? जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, जो लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट होता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, टू अलाउ द पर्सन टू डाई नेचुरली, ठीक है ना। ठीक है, इंडिया में फिलहाल आपका पैसिव यूथनेशिया अलाउड है, ठीक है। द लीगल स्टेटस ऑफ पैसिव यूथनेशिया अगर हम देखें फर्दर तो इसको रहने दो, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ठीक है। प्रोसीजर भी यहाँ पे दे रखा है, बट ये आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पे आते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट, ठीक है। फेवर में देखा जाए तो पेशेंट ऑटोनॉमी, है ना। इट अपहोल्ड्स द पेशेंट्स राइट टू मेक डिसीजंस अबाउट देयर ओन लाइफ एंड डेथ एंड अपहोल्ड्स देयर राइट टू डाई विद डिग्निटी, ठीक है। It ensures a dignified death. It reduces suffering. It reduces burden on the parents, burden on the medical system, ठीक है, and it brings legal clarity, ठीक है। जुडिशियल रिकॉग्निशन के बाद ये होता है। Then comes against it. Against in the sense इसका क्या हो सकता है ना, एक तो इसका मिसयूज हो सकता है, किस लिए, है ना, unduly influence decisions for inheritance, financial relief or reducing caregiving responsibilities. फिर sanctity of life versus autonomy. Many moral and religious traditions consider life sacred and oppose any form of hastening death, ठीक है। रिलीजन परमिट नहीं करता इस चीज़ को। फिर weak institutional safeguards, ठीक है। Implementation challenges such as lack of awareness about living wills, limited ethics committees may lead to risk of procedural lapses. Then फिर क्या है? प्रोग्नोस्टिक अनसर्टेनिटी हो सकती है। मेडिकल साइंस जो है इट इज़ नॉट इनफॉलिबल, है ना। अनएक्सपेक्टेड रिकवरी किसी भी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। फिर आता है नॉन मेलिफिसेंस। प्रिंसिपल ऑफ नॉन मेलिफिलेंस डू नॉट हार्म अलाइंड विद हिपोक्रेटिक ओथ एम्फेसाइजेस दैट मेडिकल प्रोफेशंस मस्ट नॉट कॉज हार्म टू पेशेंट्स, ठीक है। फिर देखो वे एड क्या कहता है ना, द डिसीजन शुड बी टेकन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। मेडिकल फैक्टर, पेरेंट्स के फैक्टर्स को, सोशल फैक्टर्स को सभी को कंसिडर करते हुए, है ना। फिर स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है वो प्रॉपर्ली डिफाइंड है यहाँ पे, ठीक है ना। मेनली आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है बस, ठीक है। फिर इन्होंने बोला प्रमोशन ऑफ पैलिएटिव केयर, विड्रॉल ऑफ ट्रीटमेंट शुड नॉट मीन अबंडनमेंट बट अ शिफ्ट टू
सुपरवाइज्ड पैलिएटिव एंड एंड ऑफ लाइफ केयर दैट रिलीव्स पेन, मैनेजेस सिम्टम्स एंड प्रिजर्व्स डिग्निटी विद मिनिमल सफरिंग। ठीक है, क्लियर हो गया, फाइन। अगला देखो, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अमेंडमेंट एक्ट 2026, प्रेसिडेंट हैज़ गिवन असेंट टू दिस। ठीक है, इट एम्स टू अमेंड द ट्रांसजेंडर पर्सन्स, ये जो एक्ट है 2019 का, इसको ये अमेंड करता है। ठीक है, एक्ट के प्रोविजंस क्या है, इन्होंने यहाँ पे ट्रांसजेंडर की एक डेफिनेशन दी है। अ पर्सन हैविंग सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज लाइक these words are there, biological variations including those forced to outwardly present transgender identity through mutilation, emasculation, castration, surgical, chemical और hormonal procedure, है ना। अगर किसी, या तो किसी इंसान के पास बाय बर्थ है या फिर इन चीज़ों के थ्रू, इन प्रोसीजर्स के थ्रू एक्वायर्ड है। इसमें एक केस ये है कि जो सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटीज़ होती है, फिर सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। जो चीज़ मेडिकल साइंस कहती है वही एक्सेप्टेड है बस। ठीक है ना। आगे देखो, फिर ये सर्टिफिकेट और अथॉरिटी के बारे में बताया गया है, ये सारी चीज़ें, इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, हम आगे आते हैं, हम आते हैं इसके सिग्निफिकेंस पे यहाँ पे। ठीक है, देखो, improved implementation, revised definition and identification process may also remove ambiguities। ठीक है, फिर stronger legal safeguards, जैसे यहाँ पे दिया ना, kidnapping and causing grievous hurt or severe injury to force a person to assume a transgender identity, forcing a person to present as a transgender person and engage in begging, servitude or bonded labor will be punishable। ठीक है, graded punishment है। bodily integrity पर फोकस किया by penalizing forced identity changes and bodily harm को, है ना। एसोसिएटेड चैलेंजेस क्या है ट्रांसजेंडर पर्सन इस एक्ट के साथ में, इसको रहने दो। ठीक है, ट्रांसजेंडर पर्सन्स की बात नहीं, यहाँ देखो, ये अदर इश्यूज विद ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया। देखो, सबसे पहली बात तो देयर इज अ डेटा डेफिशिएंसी। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 4.8 लाख ट्रांसजेंडर पर्सन्स आर देयर, बट एक्चुअल नंबर जो है वो बहुत हाई है, पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ चुकी है। ठीक है, फिर आता है एजुकेशनल एक्सक्लूजन जो कि ये फेस करते हैं। टोटल लिटरेसी रेट जो है अमंग्स द ट्रांसजेंडर्स इज जस्ट 56.1%, ये तो विमेन से भी कम है ना। नेशनल एवरेज इज 74.04%। इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन है देयर, 96% ऑफ द ट्रांसजेंडर्स फेस डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट विद ओनली अबाउट 6% इंगेज्ड इन द फॉर्मल सेक्टर जॉब्स। मोस्ट ऑफ देम आर इन सर्विट्यूड, बेगिंग। ठीक है, इन एक्टिविटीज़ में। हेल्थ केयर बैरियर्स की अगर हम बात करें, ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स फेस रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू जेंडर एफर्मेटिव हेल्थ केयर विद अराउंड 27% रिपोर्टेडली बीइंग डिनाइड मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ट्रांस पर्सन्स फेस फिजिकल, सेक्सुअल एंड वर्बल अब्यूज ड्यू टू वाइड स्प्रेड ट्रांसफोबिया एंड इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पे इन्होंने वे फॉरवर्ड बताया, रेगुलर सर्वे होना चाहिए ताकि इनकी पॉपुलेशन जो वो अप टू डेट रहे। लीगल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लॉ कैन बी अलाइंड विद द योग्यकर्ता प्रिंसिपल बाय इंश्योरिंग दैट जेंडर रिकॉग्निशन इज बेस्ड ऑन सेल्फ आइडेंटिफिकेशन विदाउट मैंडेटिंग एनी मेडिकल प्रोसीजर। यहाँ पे वे फॉरवर्ड ये कह रहा है कि ऊपर जो मेडिकल प्रोसीजर की बात की गई है उसको रिमूव करके सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि फिर उससे एम्बिग्यूटीज बहुत होती हैं, है ना। फिर अवेयरनेस जनरेशन, ठीक है, हेल्थ केयर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इनको दिया जाए, है ना। ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। नेक्स्ट इज योर चाइल्ड अडॉप्शन, इसको रहने देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टू सॉल्विंग एजुकेशनल चैलेंजेस इन इंडिया, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे केस स्टडीज़ देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एआई इन एजुकेशन, देखो, ऑफर्स पर्सनलाइज्ड लर्निंग पाथ्स एंड रेमेडिएशंस, है ना। पर्सनलाइज्ड कंटेंट जो है वो टेलर किया जा सकता है। असेसिंग अ स्टूडेंट्स लेवल इन रियल टाइम टू एडजस्ट डिफिकल्टी, फॉर्मेट और पेस ऑफ कंटेंट। एग्जाम्पल क्या है इसमें, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पे माइंडक्राफ्ट का, अ प्लेटफॉर्म फॉर रूरल स्टूडेंट्स ऑफर्स टेलर्ड कंटेंट। क्यों? क्योंकि जो आपके रूरल स्टूडेंट्स होते हैं दे यूजुअली टेक मोर टाइम टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, या फिर कोई भी चीज़ इंग्लिश में आ जाए, है ना, कुछ चीज़ें उनकी रीजनल लैंग्वेज में उन्हें कन्वर्ट करके देना। एंड इवन फॉर टीचर्स हु रिसीव प्री सर्विस विद AI असिस्टेड लेसन्स प्लानिंग टूल्स और बेटर एबल टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट नीड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, है ना। असेसमेंट ईजी हो जाता है, फॉर्मेटिव और ऑन गोइंग। ठीक है, रियल टाइम फीडबैक मिल जाता है स्टूडेंट्स को, है ना। फिर गवर्नेंस सिस्टम और मॉनिटरिंग में जैसे प्रिडिक्टिव एनालिसिस, AI पावर्ड डैशबोर्ड्स आपके स्मार्ट बोर्ड्स हो सकते हैं,
है ना। वीडियोग्राफी के थ्रू बच्चों को लेसन समझाए जा सकते हैं, स्पेशली जो आपके 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चे होते हैं उन्हें ग्राफिक्स के थ्रू ज़्यादा समझ आता है। इंक्लूसिव एजुकेशन सपोर्ट लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़ वाया असिस्टिव AI टूल्स ऑफरिंग मल्टीलिंगुअल एंड डायलेक्टियल सपोर्ट। ठीक है, इंडिया में इसके रिगार्डिंग क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इन्होंने ना कुछ चैलेंजेस भी बताए, जैसे अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारी कंट्री में एक प्रॉब्लम है। क्वालिटी एंड एक्यूरेसी, हाई क्वालिटी लोकलाइज्ड कंटेंट फॉर लिंग्विस्टिक डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, हमारी कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस में कंटेंट दे पाना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स आर देयर। फिर बायसेस इन एल्गोरिदम। ठीक है, आगे देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 एक्नॉलेजेस रोल ऑफ AI बिग डेटा एंड मशीन लर्निंग इन ड्राइविंग ट्रांसफॉर्मेशन। एक तो NEP 2020 के थ्रू, दूसरा स्कूल एजुकेशन। फिर देखो AI कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेशन दीक्षा प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, स्वयं प्लेटफॉर्म के थ्रू, है ना। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2022 अंडर ग्रेजुएट करिकुलम इंक्लूड्स AI 3D मशीनिंग बिग डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, इंटीग्रेट किया जा रहा है अब इसे ग्रेजुएशन कोर्सेज में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट आता है, ये सारे पॉइंट्स वैल्यू एडिशन के लिए हैं, है ना। इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन इनिशिएटिव। ठीक है, किस लिए है ये? नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने थ्रू इम्पैक्ट फॉर न्यूट्रिशन प्लेटफॉर्म साइंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट टू स्ट्रेंथन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स में। ठीक है, अब ये है क्या? इट सर्व्स एज अ सेंट्रल हब ऑफ नॉलेज एंड रिसोर्सेज ऑन न्यूट्रिशन। एक तो इस इनिशिएटिव के अंडर, है ना, I4N ये प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जिस पर कंप्लीट नॉलेज रहेगी। एक्ट्स एज कनेक्शंस बिटवीन बिजनेसेस एंड ब्रॉडर सोशल मूवमेंट सराउंडिंग पोषण 2.0। ठीक है, इंक्लूड्स AC कार्ड इनिशिएटिव। किसके लिए है ये? टू एक्सेलरेट बिहेवियर चेंज टूवर्ड्स इम्प्रूव न्यूट्रिशन लिटरेसी एंड डाइटरी हैबिट्स इन द इकोसिस्टम। इसको छोड़ दो, बस ये इनिशिएटिव याद रखना। ठीक है, इसको याद रखना है। आगे देखो, डेटा सेंटर्स, इसको रहने देते हैं, इसकी भी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी नहीं है। सी, गवर्नमेंट हैज़ टेम्पोररीली डिसकंटिन्यूड राइस फोर्टिफिकेशन स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKY citing findings from IIT खड़गपुर स्टडी ऑन न्यूट्रिएंट स्टेबिलिटी। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो है टेम्पररी इसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया है ना। वैसे फूड फोर्टिफिकेशन होती गया, देखो एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ठीक है, इनको फूड में बढ़ाया जाता है थ्रू आर्टिफिशियल एडिंग, जैसे कि fortified rice kernels is produced by blending rice flour with micronutrients such as iron, folic acid, vitamin B9 and vitamin B12 and shaping it to resemble the rice grains। ठीक है, एक तो इस तरीके से फूड फोर्टिफिकेशन है। फिर इंडिया में इसका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, हाँ प्रॉपर फ्रेमवर्क है, रेगुलेशन 2018 इज देयर। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि इसको चेक करती है। ठीक है, 5 स्टेबल फूड्स के लिए, राइस, व्हीट, एडिबल ऑयल, मिल्क और सॉल्ट। ठीक है, फिर मेथड्स देख लो यहाँ पे थोड़े से फूड फोर्टिफिकेशन के, बायो फोर्टिफिकेशन, इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन, होम फोर्टिफिकेशन। देखो बायो फोर्टिफिकेशन में क्या होता है? एनहेंसिंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ क्रॉप्स व्हाइल दे आर बीइंग ग्रोन। ठीक है, अब ये किससे हो सकता है? ये सिर्फ जेनेटिक मॉडिफिकेशन से पॉसिबल है, जैसे विटामिन A रिच ऑरेंज स्वीट पोटैटोज। देन कम्स इंडस्ट्रियल फोर्टिफिकेशन जो कि की जाती है, जैसे स्प्रेइंग आयोडीन ऑन सॉल्ट। ठीक है, फिर ये देखो होम फोर्टिफिकेशन में जैसे कि देखा जाए मिक्सिंग आयरन स्प्रिंकल्स, पाउडर्ड न्यूट्रिएंट सैशेट और टैबलेट्स डायरेक्टली इनटू फूड व्हाइल इट इज़ बीइंग कुक्ड और राइट बिफोर ईटिंग। ठीक है, इस तरीके से भी होता है ना, कुछ लोग अलग से कैल्शियम की टैबलेट्स खाते हैं, अलग से आयरन की टैबलेट्स खाते हैं, तो दैट इज़ होम फोर्टिफिकेशन। ठीक है, अब कंसर्न्स क्या क्या हैं? एक तो लोअर बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, न्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेड इनटू प्रोसेस्ड फूड जनरली हैव लोअर बायो अवेलेबिलिटी, मीनिंग अ स्मॉलर प्रोपोर्शन इज एक्चुअली absorbed and utilized by the body, lack of immune support, then shelf life degradation, risk of over nutrition। ठीक है, आगे देखो, अब ये तो हमारे रिक्वायरमेंट में नहीं है, हमने बस उस आर्टिकल को थोड़ा सा देख लिया है ना। इंडिया AI मिशन, इसको रहने देते हैं। ये तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको पेपर 1 में खुद से पढ़ने हैं। ठीक है, इन चीज़ों को खुद से पढ़ के रेडी करो। ठीक है,
और अपने एंड से वैल्यू एडिशन करना है। अब देखते हैं हम यहाँ पे वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 ड्राइविंग द राइज ऑफ ओबेसिटी इन इंडिया, है ना। देखो, ओबेसिटी इज क्लासिफाइड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्रॉनिक relapsing disease characterizing abnormal or excessive fat accumulation that presents a risk of health, ठीक है। Its diagnosis is made by measuring people's weight and height and by calculating the BMI, है ना। For school age children aged 5 to 19 years, obesity is greater than 2 standard deviations above the WHO growth reference medium, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया में व्हाट आर द मेन ड्राइवर्स ऑफ ओबेसिटी। एक तो हाई कैलोरी लो न्यूट्रिएंट डाइट, कार्ब्स से जो हमारी इतनी मतलब कार्ब्स रिच जो हमारी डाइट है ना, ठीक है, उसकी वजह से ओबेसिटी इज़ देयर। उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम है। इजी एक्सेस टू प्रोसेस्ड फूड, रेडी टू ईट फूड बहुत खाया जाता है। ग्रोइंग कल्चर ऑफ ईटिंग आउट, बाहर खाना खाना है, ठीक है। यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ऑल्टर्ड फूड कॉम्पोजिशन इम्पैक्टिंग मेटाबॉलिज्म एंड वेट गेन, ठीक है। फिजिकल इनएक्टिविटी, है ना, डिक्लाइनिंग इंगेजमेंट इन स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज एंड आउटडोर एक्टिविटीज। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग, एक्सेसिव स्क्रीन टाइमिंग, मिनिमल मूवमेंट इन डेली रूटीन्स, ठीक है। चलो आगे देखो, ग्लोबल सिनेरियो अगर हम यहाँ पे देखें तो प्रेवलेंस ऑफ ओबेसिटी अमंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन has increased from 4% to 20% globally. People who belong to this age group, almost 20%, 1/5 of them are obese, ठीक है। ओबेसिटी का सिनेरियो है ये, ओवरवेट वाले भी होंगे, है ना। देन कम्स implications. Obesity in childhood frequently persists into adulthood, increasing the risk of non-communicable diseases such as diabetes, heart disease and certain cancers too, ठीक है। हाई बर्डन कंट्रीज में देखा जाए तो हाईएस्ट बर्डन जो है दैट इज़ इन चाइना और इवन इंडिया कम्स सेकंड, ठीक है। इंडिया में सिनेरियो देखा जाए 41 मिलियन स्कूल एज चिल्ड्रन इन इंडिया हैव हाई BMI, ठीक है। एंड इट रैंक्स सेकंड ग्लोबली फॉर चिल्ड्रन हु आर ओवरवेट एंड लिविंग विद ओबेसिटी, है ना, ठीक है। हाई क्रॉनिक डिसीज इंडिकेटर्स इन 2025 अबाउट 8.39 मिलियन चिल्ड्रन हैड BMI एट्रीब्यूटेड मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, इसको छोड़ दो खैर, ठीक है। ये डेटा याद रखना बस यहाँ तक, और ये मेन रीजंस याद रखने हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मेगास्मीर डाइमिथाइल ईथर, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट कम्स योर ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे अंडर द ज्ञान भारतम इनिशिएटिव, ठीक है। इस बार की जो मैगजीन है ना वो थोड़ी सी शॉर्ट रही है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर मैगजीन। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके मार्च के मंथ में देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है। थ्रू द ज्ञान भारतम नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एम्स टू क्रिएट अ जियो टैग्ड नेशनल इन्वेंट्री ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट रिपोजिटरीज अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट्स एंड स्टेट, ठीक है। तो ओवरऑल कल्चरल प्रिजर्वेशन की बात हो रही है, जिसमें आप ज्ञान भारतम इनिशिएटिव के बारे में बता सकते हो एज अ वैल्यू एडिशन गवर्नमेंट के एंड से, ठीक है। इसका पहली बात तो ऑब्जेक्टिव देखो, डिजिटाइज एंड कैटलॉग ओवर 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स, establish a national digital repository of manuscripts, integrate AI optical character recognition OCR and blockchain technology for smart access, transcription and provenance, ठीक है। सिग्निफिकेंस देखो, एक तो इट इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रेजर्व योर रिच हेरिटेज। दूसरा, सिविलाइजेशन प्रिजर्वेशन तुम्हें करना है, जैसे कौटिल्यास अर्थशास्त्र प्रिजर्व्ड इन मैसूर, ठीक है। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स, इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट को सेव करना, ठीक है। एंशियंट गवर्नेंस नॉलेज को प्रिजर्व कर रखा है। फिर सम वैल्यूएबल डिस्कवरीज टू कैन हैपन साइंस के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में, है ना, गवर्नेंस के फील्ड में, जैसे बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन्स अर्ली डिस्कशंस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, ठीक है। फिर देखो, ग्लोबल सॉफ्ट पावर, इंडियाज कल्चरल डिप्लोमेसी, है ना, जैसे कि रिकॉग्निशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स लाइक ऋग्वेद संहिता बाय यूनेस्को हाईलाइट्स इंडियाज इंटेलेक्चुअल लीगेसी। फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन कैन हैपन, है ना। फिर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में भी यूथ एंगेजमेंट, बिल्ड एक्सपर्टीज इन मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज़, ये भी एक नया फील्ड बन सकता है, ठीक है। 5 पिलर्स अगर हम इसके देखें तो सर्वे और कैटलॉगिंग, फिर कंजर्वेशन, टेक्नोलॉजी मतलब टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना है, लिंग्विस्टिक एंड ट्रांसलेशन ताकि सबको समझ आए, रिसर्च भी होगी, रिसर्च पब्लिकेशन एंड आउटरीच। क्लियर हो गया, ठीक है ना। बाकी इसके चैलेंजेस चलो देख लेते हैं, है ना।
अदर अगर हम स्टेप्स को देखें तो ये देखो, ये इसलिए मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन पे ना सिर्फ ज्ञान भारत में एक चीज़ नहीं आई है। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, लॉन्च इन 2003, नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स, है ना, ये भी है। फिर यहाँ देखा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, देन IGNCA, ठीक है। चैलेंजेस देखें, फिजिकल डिग्रेडेशन होती है मैन्युस्क्रिप्ट्स की, इसीलिए डिजिटल इंटीग्रेशन किया जा रहा है। स्कैटर्ड कलेक्शन, उसको डिस्कवर करना, फिर कैटलॉग करना। देन देयर इज़ अ लैक ऑफ एक्सपर्टीज, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स ऐसी लैंग्वेज में लिखे गए हैं कि उसको डेसिफर कर पाना मुश्किल है। टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस आर देयर, डिजिटाइजेशन फेसेस चैलेंजेस ड्यू टू कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट, पुअर रीडेबिलिटी एंड लिमिटेड infrastructure. Linguistic barriers are there, institutional and legal issues are there, weak coordination, ownership concerns, risk of illicit trade, hinder effective conservation. क्लियर हो गया ये? ठीक है। यहाँ पे ना एक चीज़ और देख लो, दिस इज नॉट ओनली अबाउट कंजर्वेशन बट अबाउट मेकिंग इंडियाज टाइमलेस विजडम एक्सेसिबल इन क्लासरूम्स, रिसर्च सेंटर्स एंड डिजिटल लाइब्रेरीज अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, चलो बाकी साहित्य अकादमी अवार्ड्स को हम रहने देते हैं। एथिक्स में नेशनल सिक्योरिटी AI इन एथिक्स को हम देख सकते हैं, इस टॉपिक को देखेंगे, एक मिनट। बाकी आगे हैप्पीनेस है एंड देन जल जीवन मिशन। ठीक है, चलो फाइन, लास्ट टॉपिक है ये आपका, है ना, नेशनल सिक्योरिटी AI एंड एथिक्स। सबसे पहले हम इधर इन कोड्स को देखते हैं। द प्राइस ऑफ ग्रेटनेस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, विंस्टन चर्चिल। देन साइंस विदाउट कॉन्शियंस इज अ ruin ऑफ द सोल, किसने बोला? फ्रैंकोइस रेबेलियस। ठीक है, ये कोड्स याद रखना, मैगजीन में आपको मिल जा रही है डायरेक्टली, है ना। साइंस विदाउट कॉन्शियंस इज द ruin ऑफ द सोल, इस पर तो डायरेक्ट एब्स्ट्रैक्ट ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी AI एंड एथिक्स। The US Department of War has recently entered into partnership with AI firms such as OpenAI to deploy advanced models within classified networks. The agreement was finalized after Anthropic declined to participate, citing concerns over compromising its core safety principles. Specifically, Anthropic emphasized its firm stance against domestic mass surveillance and its commitment to ensuring meaningful human accountability in the use of force, including in the context of autonomous weapons. ठीक है, A similar situation may emerge in India where rapid AI integration in defense, supported by initiatives like Defense AI Council, Defense AI Project Agency, which may be driven by private firms. ठीक है, तो सिक्योरिटी AI एंड एथिक्स, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या आपकी एथिकल वैल्यूज आएंगी? ट्रस्ट वर्दीनेस, करेज, नॉन, इसको छोड़ दो, हमारे पेपर 2 के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हम यहाँ आ जाते हैं कि एथिकल डिलेमास पे आ जाते हैं। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी वर्सेस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एंथ्रोपिक केस क्या कहता है? इंटीग्रिटी इज रिफ्लेक्टेड इन अ कंपनीज प्रिंसिपल रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज इट्स एथिकल कमिटमेंट इवन एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग ल्यूक्रेटिव गवर्नमेंट पार्टनरशिप। शुड फर्म्स प्रायोरिटाइज नेशनल इंटरेस्ट और देयर ओन एथिकल कमिटमेंट्स? ठीक है, यूटिलिटेरियनिज्म वर्सेस राइट बेस्ड एथिक्स, इसको भी छोड़ दो, ड्यूटी एथिक्स। कॉर्पोरेट वर्सेस स्टेट कंट्रोल, ऑटोनॉमस सिस्टम्स वर्सेस अकाउंटेबिलिटी। हाँ, यहाँ आओ, ये ज़रूरी है, इसको छोड़ते हैं। देखो, इफ एन AI सिस्टम मैल फंक्शंस, अगर एक AI सिस्टम जो है मैल फंक्शन कर जाता है, सपोज कर लो बॉर्डर एरिया पे, ठीक है, बॉर्डर सर्विलेंस के लिए ड्रोन्स डिप्लॉय हुए हैं। ठीक है, मान लो कि MQ-9 भी ड्रोन्स है जो कि प्रेडेटर ड्रोन्स है। कुछ ड्रोन्स ऐसे भी हैं ना जो अटैक करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, है ना। तो वो डेटा कैसे लेते हैं? वो AI के थ्रू लेते हैं, कैमरास के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू, है ना। और ऑटोमेटिक ही वो डिसीजन ले लेना है, सपोज कर लो ऑटोनोमस सिस्टम है उनका। ठीक है, तो इफ द AI सिस्टम मैल फंक्शंस, व्हाट विल हैपन? अ रॉन्ग पर्सन और रॉन्ग टारगेट विल बी किल्ड। ठीक है, तो कमिट्स एन एरर और वायलेट्स इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। अगर ये 3 सिचुएशन बनती हैं, देन हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? Attributing legal and moral responsibility becomes extremely difficult, allowing commanders to potentially deflect blame onto the machine. हो सकता है कि जो इंसान उस एरिया को कमांड कर रहा है, गलती उससे हुई हो, ब्लेम मशीन पर चला जाए, या फिर हो सकता है गलती सच में मशीन से हुई हो और ब्लेम कमांडर के ऊपर चला जाए, है ना। तो यहाँ पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रखा है। सेकेंड, मैनी एडवांस्ड AI सिस्टम्स लैक ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी। ठीक है, ऑपरेटिंग एज ब्लैक बॉक्सेस, किसी को नहीं पता कि AI कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ चीज़ें कहाँ से सीखती है। वेयर यूजर्स कैन नॉट फुली अंडरस्टैंड हाउ द सिस्टम रीच्ड अ स्पेसिफिक कंक्लूजन। ठीक है, आपको पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से आई है यहाँ पे।
देन कम सर्विलेंस टूल्स वर्सेस लिबर्टी, जैसे कि डिप्लॉइंग एडवांस्ड AI विद इन क्लासिफाइड नेटवर्क्स रिस्क इनेबलिंग लार्ज स्केल सर्विलेंस ऑफ डेटा अबाउट इंडिविजुअल बिहेवियर, प्रेफरेंसेज एंड पर्सनल ट्रेट्स। ठीक है, तो ये जो एक्सेसिव सर्विलेंस आपकी हो रही है, हु विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस, ये 3 से 4 मॉरल कंसर्न्स आपके हैं। ठीक है, एक और देखो, नॉन कोऑपरेशन विद इविल इज एज मच एज अ ड्यूटी एज कोऑपरेशन विद गुड। ठीक है ना, नॉन कोऑपरेशन विद इविल इज एज मच अ ड्यूटी एज कोऑपरेशन विद गुड। ठीक है, तो ये मैगजीन आपकी मार्च के मंथ की, इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, पिछले कुछ महीनों से थोड़ी छोटी ही रही है ये, है ना, इट वॉज क्वाइट शॉर्ट बट आई होप यू ऑल एन्जॉयड इट। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, एग्जाम इज़ वेरी नियर। मैंने आप लोगों को पहले भी मतलब इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज थोड़ा सा मैंने कर दिया था कि ये आपकी लेट हुई है ड्यू टू सम रीजंस, है ना, इस टाइम पे प्रायोरिटी आपकी टेस्ट सीरीज एंड अदर इनिशिएटिव्स थे। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।